हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है सिक्स्थ, प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इनकी प्रेशर, दबाव, विंड्स, हवाएं, स्ट्रोम, तूफान और साइक्लोन्स, चक्रवात, इन सब के बारे में जानेंगे। चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा इसके अंदर, लेकिन जैसे आप चैप्टर को पढ़ोगे एक रीडिंग में ही आपको फिर जैसे रीडिंग लगेगी आपकी चैप्टर की, आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको इजी लगने लगेगा, तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आंसर दे सकते हो। इनकी चैप्टर के अंदर जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कि आप एसएसटी की बुक पढ़ रहे हो, कि टॉपिक थोड़ा सा ऐसे रिलेटेड सा है एसएससी से। क्योंकि जो प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन है, साइंस से भी है, एसएसटी में भी सबके बारे में, स्टॉर्म्स वगैरह में आपने जियोग्राफी बुक के अंदर पढ़ा होगा, उसमें आता है इसके अंदर। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा दबाव, हवाएं, तूफान और चक्रवात, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसा कि आपके जो पहले प्रीवियस चैप्टर थे उन सब में भी ऐसे ही दिया हुआ था आपको चैप्टर समझाने के लिए, ताकि क्वेश्चन से आपके माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी आए कि हाँ ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं, तो उससे फिर आपका थोड़ा चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट बने, ठीक है। तो व्हाई आर winds stronger on some day than on other, कि जो हवाएं होती है कुछ दिनों में दूसरे दिनों की तुलना में अधिक क्यों तेज चलती है, ठीक है। यानी कि भाई क्यों जो है, कई बार जो हवा होती है आप देखते हो ना कि बहुत ज्यादा चलती है और कभी कभी बहुत कम चलती है, तो ऐसा क्यों। सेकंड, कि भाई आर वाटर टैंक्स यूजुअली प्लेस्ड एट ए हाइट, और पानी की जो टंकियां होती है आमतौर पर ऊंचाइयों पर क्यों रखी जाती है। एंड कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस, और क्या वायु दबाव सचमुच में हमें कुचल सकता है क्या, ठीक है। क्रश मतलब कि कुचलना, कि जैसे वायु का दबाव पड़ा तो क्या सच में हम कुचल सकता है। एंड नेक्स्ट है व्हाट काजेज स्टॉर्म्स, कि तूफान का क्या कारण है। एंड साइक्लोन्स और चक्रवात का, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग वुड साइक्लोन स्टिल फॉर्म्स, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या तब भी चक्रवात बनेंगे। नेक्स्ट, साझा यूअर क्वेश्चंस, यानी कि आपके जो क्वेश्चन है आपके, वो यहाँ पर आपको साझा करने हैं, ठीक है। तो आपके इसके अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम करेंगे जैसे कि सभी चैप्टर्स के अंदर करते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज से पहले हम इस क्वेश्चन के जो आंसर भी करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। उसके बाद, you must have observed fallen leaves on the grounds, swirling in the airs, or being swept away, and trees swaying or even bending when a strong wind blows। यानी कि आपने जमीन पर गिरे हुए पत्तों को हवा में घूमते या उड़ते हुए देखा होगा, और तेज हवा चलने पर जो पेड़ों को हिलते हुए या झुकते हुए, ठीक है, जैसे पेड़ जो स्विंग करते हैं, पेड़ हिलते हैं झुकते हैं, जैसे हवा चलती है उस तरह से, तो ये आपने जरूर देखा होगा। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी यानी कि सोचा या कभी आपको आश्चर्य हुआ है, व्हाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर और ट्रीज स्वे और बैंड्स, कि जो पत्ते गिरते हैं, यानी कि आपने क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हिलते हैं और क्यों झुकते हैं, यानी कि पत्ते और क्यों गिरते हैं। डज द वाइंड एक्सर्ट फोर्स ऑन फॉलिंग लीव्स टू मेक देम राइज और ऑन ट्रीज टू बेंड, क्या हवा गिरे हुए पत्तों पर फोर्स लगाती है, ठीक है, यानी कि जो बल है बल लगाती है जिसके कारण वो गिरते हैं और झुकते हैं, ठीक है, इनकी बैंड होते हैं, मुड़ते हैं या झुकते हैं। रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट्स ऑन द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स और रैटलिंग ऑफ विंडोज और फ्लूटरिंग ऑफ क्लॉथ्स, ऐसे हवा के द्वारा यानी कि बल लगाने पर हुए हुए का होने वाले कार्य को याद करें, ठीक है। रिकॉल अदर सिमिलरिटीज इफेक्ट, यानी कि इसी तरह की जो समानताएं हैं जो प्रभावित होते हैं, जो हवा द्वारा जो फोर्स लगता है जिसके कारण जो होती है, तो उसको याद करें। जैसे लाइक स्लैमिंग डोर्स, कि दरवाजे का जोर से बंद होना, खिड़कियों का खटकना,
और कपड़ों का फड़फड़ाना। ठीक है, जैसे कि हवा जो जोर से चलती है, आप देखते हो दरवाजे एकदम से जोर से बंद हो जाते हैं, उसी तरह से खिड़कियां खटकती है, बंद होती है, खुलती है, और जो कपड़े होते हैं वो हवा में उड़ते हुए आवाज करते हैं, इनकी फड़फड़ाते हैं। How does the force exerted by wind make this happen? The force exerted by winds create wind pressure which cause these effect. कि हवा का बल ऐसे कैसे करता है, यानी कि जो हवा का बल होता है वो कैसे कार्य करता है, ऐसा कैसे करता है कि हवा का बल दबाव बनाता है जिससे वे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्रिएट विंड प्रेशर विच कॉज दिस इफेक्ट्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर, हम जानेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, हम फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में जानेंगे, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे shape powerful natural events like thunder storms and cyclones। और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार आंधी तूफान और चक्रवात जैसी शक्तिशाली प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो चैप्टर के बारे में जाना है कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल जो दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि आपके माइंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे कि हाँ जो दे रखा है इस पैराग्राफ में कि कपड़े क्यों फड़फड़ाते हैं, खिड़कियां कैसे बंद होती है, तो जो एयर है वो कैसे फोर्स एग्जर्ट करती है। ठीक है, तो इन सबके जो क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे जब आप पढ़ोगे तो। नेक्स्ट अब हमारा आता है फर्स्ट टॉपिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि दबाव, किस तरह से दबाव होता है, चीजों पर दबाव क्या होता है, हवा कैसे दबाव डालती है, ठीक, कितने एरियो पर कितना जो दबाव पड़ता है, किस क्षेत्रफल में कितना, कैसे क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, मेगा एंड हर ब्रोदर पवन आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। कि मेगा और उसके भाई पवन है, उसका भाई, वो पिकनिक पे जाते हैं। दे वॉक टू पिकनिक स्पॉट, वो पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं, जाते हैं। कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग, उनके बैग के अंदर कुछ जो आइडेंटिकल्स जो आइटम वो लेके जा रहे हैं, जैसा फिगर के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, ये दोनों जा रहे हैं। ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग, यानी कि रास्ते पर जो पवन है, रास्ते में पवन अपने बैग को एडजस्ट करता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप अपने बैग को एडजस्ट करते हो ना, कि उसके स्टेप को पकड़ के आगे पीछे करते हो, कि जैसे बैग गिर ना जाए, हाथ से निकल ना जाए, इस तरह से। एंड लुक्स अनकंफर्टेबल, और फिर वो आरामदायक महसूस करता है। मेगा आक्स, मेगा पूछती है, इज देयर ए प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या विद योर बैग, आपके बैग के साथ। पवन रिस्पॉन्ड से, पवन रिस्पॉन्ड देता है, यस इट इज हर्टिंग माई शोल्डर्स, कि ये मेरे कंधे को दुखा रहा है। ठीक है, कि मेरे कंधे दुख रहे हैं। तो मेगा कहती है, बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी, कि हम दोनों के जो बैग है वो तो बराबर ही है, भाग है इन बैग के अंदर, जितना भार मेरे बैग में उतना ही आपके में। वाई डज यूर बैग हर्ट, तो फिर आपका बैग आपको हर्ट क्यों कर रहा है। एंड माइन डज नॉट, यानी कि ये समझ में नहीं आ रहा। पवन रिफ्लेक्ट फॉर ए मिनट एंड सेज, यानी कि पवन कुछ देर के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं, कि एक तरह से सोचता है, और फिर कहता है, प्रैप्स शायद, इट इज ये है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ आवर बैग, यानी कि हमारे बैग की जो स्टेप्स है उन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है, इसलिए हो रहा है। तो माई बैग हैज नैरो स्ट्रैप्स, मेरे बैग की जो स्ट्रैप्स है वो क्या है, नैरो है। वाइल यूर बैग हैज बोर्ड स्ट्रैप्स, और यू आपके जो बैग के जो स्टेप्स हैं, यानी कि जो फीते हैं, वो क्या है, बोर्ड है, यानी कि चौड़े हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रखा है, इसमें थोड़ा नैरो टाइप में, और यहाँ पे इसके जो बोर्ड है। कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक ए डिफरेंस, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो क्या जो साइज और शेप है, यानी कि आकृति और जो आकार है स्ट्रैप्स का, क्या वास्तव में उन दोनों में अंतर के कारण ये हो सकता है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। तो आप सोचो, क्या बैग जब आप लेके आते हो, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, कि जो नैरो, किसी की पतली जो फीत होती है, वो बैग आप अपने शोल्डर पे टांग के स्कूल में जाते हो, और एक चौड़े फीत वाली जो होती है उस बैग को आप अपने शोल्डर पे टांग के जाते हो, तो आपको कैसा कंफर्टेबल लगता है, कंफर्टेबल होते हो या उसमें अनकंफर्टेबल होते हो, यानी कि आपको कैसा फील होता है उसमें। तो यही हम इस सबके अंदर जानेंगे, तो आपको पता भी होगा अगर आपने इस तरह से ट्राई किए होंगे तो दोनों प्रकार के जो बैग को। तो व्हेन वी कैरी ये बैग, जब हम एक बैग ले जाते हैं तो वी फील इट्स वेट, तो हम इसमें इसका जो वेट होता है, वजन होता है, उसको महसूस करते हैं। बिकॉज क्योंकि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर्स, कि जो फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी, वो क्या करता है, एक्ट करता है, कार्य करता है हमारे शोल्डर्स पर। द वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्ट्रैप एक्ट्स ऑन द स्मॉलर एरिया ऑफ आवर शोल्डर्स, जो वेट है, वजन है बैग का,
जिसके नैरो स्ट्रैप्स होती है, तो वो क्या करता है, छोटे एरिया पर हमारे शोल्डर में काम करता है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रैप्स जो नैरो है, तो नैरो के अंदर क्या होगी, छोटी होगी स्टेप, तो उसके अंदर जो एरिया भी स्मॉल हो जाएगा, तो स्मॉल एरिया के ऊपर उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे कि अभी फिगर के अंदर दिखा रखा, तो इसके जो इतने से एरिया पे जो फोर्स एक्ट होगा, और यहाँ पे इसमें जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा एरिया पर होगा। तो वेयर एज द वेट ऑफ द बैग विद बोर्ड स्ट्रैप, यानी कि जो चौड़ी स्ट्रैप्स होती है, इज स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ आवर शोल्डर। तो ये हमारे जो एरिया के ऊपर लंबे, जो लार्ज एरिया, ज्यादा एरिया को घेरती है हमारे शोल्डर को। ठीक है, और जो छोटी स्ट्रैप होती है वो थोड़े से एरिया को घेरती है। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल फोर्स होगा, और यहाँ पे जो फोर्स भी है वो ज्यादा एरिया पर लगेगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इसके अंदर एक्टिंग करेगी, एक्ट होगी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लगेगा, तो वो छोटे एरिया पर लगेगा और यहाँ पर ज्यादा एरिया पर लगेगा। दिस इज ड्यू टू दिस रीजन, इसका कारण यह है कि दैट वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग ए बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप्स देन वन विद नैरी स्ट्रैप्स, यानी कि यही जो कारण है जिसके कारण हम इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, बोर्ड स्ट्रैप वाले में, और इसमें जो नैरो स्ट्रैप होती है इसमें हम कंफर्टेबल नहीं रहते अच्छे से, क्योंकि ये नैरो स्ट्रैप होती है, और जहां पर जो फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटी, जो ग्रेविटी लगती है, तो वो स्मॉल एरिया में लगती है, और यहाँ पे चौड़े पूरे एरिया पे जो ग्रेविटी लगती है इसके अंदर, जिसके कारण हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते, और बोर्ड स्ट्रैप्स में हम कंफर्टेबल होते हैं। तो ऑल दो बोथ बैग्स, इनकी जो कि दोनों बैग में हैव द सेम वेट, कि इक्वल ही क्या है, बराबर ही क्या है, इसमें एक जैसा ही वजन है। सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इन इन्वॉल्व, वी डिफाइंड ए क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर, यानी कि इसके ऊपर जो पूरे एरिया के ऊपर जितना फोर्स एक्ट हुआ है, जो फोर्स इन्वॉल्व हुआ है पूरे एरिया पर, तो उसको हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी किसमें, प्रेशर में। कि सपोज करो आपकी बैग आप लेके जा रहे हो, शोल्डर पे आपका बैग टंगा हुआ है, और उस पे आप जैसे इस नैरो वाली लेके जाते हो, बार बार में आप रास्ते में उसको ठीक करते हो, कभी इस तरह खिसक जाती है ये, कभी उस तरह खिसक जाती है। ठीक है, आप इसको ऊपर की तरफ खींचते हो, कभी नीचे की तरफ इस तरह कस टाइट करते हो, तो यहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होते हो, इसमें आप कंफर्टेबल होते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स होता है ये इतने से एरिया पे लगता है, और यहाँ पर फोर्स है वो ज्यादा एरिया पर लगेगा। जो फोर्स थोड़े एरिया पर लग रहा है यहाँ पर, तो वेट क्या होता है, जिसमें आप उसको वेट को मैनेज नहीं कर पाते, कि बैग आप अच्छे से शोल्डर पे हैंग नहीं कर पाते, तो उसके कारण आपका जो पूरा प्रेशर है वो थोड़ी सी जगह पर लगता है। यहाँ पे प्रेशर भी फुल, यानी कि सही जगह पे आराम से जो लगेगा इसके अंदर। तो वही कह रहा है कि जो इतना ऑल ओवर एरिया, ओवर पे ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, तो उसके अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व होता है, तो वो एक क्वांटिटी में डिफाइंड किया जाता है, और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, विच इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स होता है पर यूनिट एरिया में होता है। सो तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे कि जो टोटल फोर्स कितने एरिया पर लगा है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप ये वाला लर्न कर लेना, ये 1 मार्क्स के अंदर आपका ऑप्शन में, एमसीक्यू में या वैसे उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसी में प्रेशर क्या होता है ये आपकी डेफिनेशन भी होगी, या फिर इसके अंदर आप फॉर्मूला जैसे फोर्स बाय एरिया, तो आपको प्रेशर को निकालने के लिए दे दिया जाए कि प्रेशर फाइंड आउट करो, वहां पे आपको फोर्स दिया और एरिया दिया हो, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका जो प्रेशर का जो ये मेन हेडिंग थी, और यहाँ पर जो ये मेन जो आपके पॉइंट्स बनता है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेशर के बारे में। तो एट दिस स्टेज, यानी कि स्टेज के अंदर, वी विल कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, यानी कि इन स्टेज के ऊपर हमने ये कंसिडर किया केवल कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि जहां पर प्रेशर पड़ता है, यानी कि फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है स्टेप्स के ऊपर, तो आप देख रहे हो, तो इसके अंदर जो फोर्स लगा, तो ये फोर्स लगा, तो ये किस पे लगा, जो एरिया था इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के ऊपर, है कि जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, कंप्यूटेड होगा इस पे। ठीक, नेक्स्ट आता है कि बोर्ड स्ट्रैप्स reduce the pressure exerted by the bag on our shoulder as compared to narrow straps, कि जो बोर्ड, जो चौड़ी जो स्ट्रैप्स होती है, पट्टी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, प्रेशर को रिड्यूस कर देती है, यानी कि कम कर देती है प्रेशर जो इसमें एग्जर्ट होता है, जो बैग का प्रेशर कंधों पे आता है, तो उसको कम कर देती है नैरो स्ट्रैप के कंपैरिजन में। इसलिए
वी फील मोर कंफर्टेबल कैरी ए बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप, इसलिए हम जो चौड़ी पट्टी वाले बैग में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं जब सामान वगैरह लेके जाते हैं तो उसमें डाल के। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट फील इजियर टू लिफ्ट ए वाटर फिल्ड बकेट विद अ ब्रॉड हैंडल देन विद ए नैरो हैंडल, तो क्या आप अब समझ सकते हो कि एक पानी की बकेट को उठाना में उठाने पर आपको कैसा महसूस होता है, यानी कि एक तो बोर्ड हैंडल हो जिसका, ठीक है, और एक जिसका हैंडल नैरो हो, ठीक है, यानी कि जो पकड़ने का जो कुंदा है वो इस तरह से आप देखते हो ना किसी बकेट के ऊपर, या कोई भी आप बैग भी एग्जांपल ले सकते हो, इस तरह से चौड़ी पट्टी बनी है उसको उठाने में, और यहाँ पे इस तरह से नैरो में, तो आप इसको ये करोगे कि हमें यहाँ पर जैसे उंगलियों में हैंड के अंदर जैसे थोड़े से पेन सा होता है, चुभता है, और यहाँ पे आप इसको कंफर्टेबल से लेके जाते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा वजन भी इसमें कम फील होता है, आप इजीली से ज्यादा स्टेप चल भी पाते हो इसको लेकर, और इसको आप एक दो चार कदम रखते ही रख दोगे कि यहाँ पे हैंड में पेन होने लग गया, ठीक है, ये फिंगर के अंदर जैसे चुभन सी फील होती है इसके अंदर। तो सिमिलरली वी हैव सीन दैट व्हेन पीपल कैरी लोड लाइक pot or vegetables basket on their heads, they often place round piece of clothes under the loads. In both cases, the objective is to reduce pressure by increasing that area over which the weight acts. इसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि जब लोग अपने सिर पर बर्तन या सब्जी की टोकरी लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप फिगर के अंदर दिखा रखा है, इस तरह से सिर पे उठा के लेके जाते हैं, कुछ चीज को सिर पे रख के जाते हैं, तो अपने सिर पर बर्तन या सब्जी की जो भी टोकरी चीजें उठाते हैं तो वे अक्सर उसके नीचे गोल कपड़ा रख देते हैं, ठीक है, और दोनों ही मामलों में जो उद्देश्य है जो यहाँ पर वो क्या है, भार के क्षेत्रफल को बढ़ाकर दबाव को कम करना होता है, ठीक है, इस तरह से जैसे बना के रख देते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल जो इंडी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ताकि इसके ऊपर रखा जाए, तो आप लोग ये सोचते हो कि इसके अंदर बैलेंस बना रहा है, गिरे नहीं, लेकिन आप देखोगे अगर विदाउट इसके रखोगे तो ये आपके सिर में चुभन सा ज्यादा आपको वेट फील होगा, और ऐसा करने से कम, तो यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ताकि जो बाहर का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाकर दबाव को कम करना। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, जो प्रेशर को हम क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये आपको याद होगी, अगर आप याद कर लेना प्रेशर को कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, एंड दैट द एरिया क्या होती है, इज मीटर स्क्वायर, देयरफॉर द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस यूनिट ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल डिनोटेड बाई पीए, ठीक है, इसी यूनिट को हम पास्कल भी बोलते हैं जिसको हम पीए से डिनोटेड करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आ सकती है या फिर इसके अंदर पास्कल, ठीक है, दोनों के अंदर यहाँ पे तो आपको याद रखना है। इफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर देन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड विल बी, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया हमने पढ़ा है अभी, और फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन हो गया, और एरिया हमारे पास क्या है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर नहीं दिया होता जैसे बता नहीं रखा थी ये एरिया है ये इस तरह से, तो आप याद रखना आपको यूनिट जरूर याद होनी चाहिए, तो न्यूटन से आप पता कर सकते हो कि न्यूटन है तो ये फोर्स है, और ये मीटर स्क्वायर दे रखा है तो इसमें मीटर किसकी यूनिट होती है, स्क्वायर एरिया की, तो यहाँ पर हमारा ये एरिया होगा, तो 100/2, ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा आंसर जो आएगा, तो आपको आंसर के साथ में पहले फोर्स की यूनिट लगानी है जो न्यूटन, और उसके बाद आपको पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से ये आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा। इससे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल इसमें नहीं बनते, अगर बाई चांस से 2 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल आ भी जाए यहाँ पर तो इसके अंदर आपको यही पूछा जाएगा, ठीक है। प्रेशर के अंदर आपको ये याद होना चाहिए, प्रेशर में से आपका जो फॉर्मूला 100% यानी कि डिफाइंड ही इसका जो फॉर्मूला ये क्या हो गया, प्रेशर फोर्स बाई एरिया हो गया। आपको याद होना चाहिए जो प्रेशर के बारे में, ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर आप पूरे से अच्छे से इसको लर्न कर लेना, तो यहाँ पे आपकी फोर्स की यूनिट, एरिया की और प्रेशर की जो दी हुई है, साथ में प्रेशर क्या होता है, और जो न्यूमेरिकल भी आप इसके अंदर इजिली से ये निकाल लोगे, तो यहाँ पर आपका 100% जो एक क्वेश्चन इसके अंदर जो ये बनता है, ठीक है। तो there are many situations in daily life where pressure play a role. Conduct the activities given in table 6.1 and record your observation. Explain how pressure influence the mode of action undertaken for each
एक्टिविटी। तो यहाँ पे ऐसे कई सिचुएशन है जो डेली लाइफ के अंदर जहां पर हम ये जो कार्य करते हैं उसके अंदर जो प्रेशर का एक अहम रोल होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर 6.1 जो कंडक्ट की गई है, तो रिकॉर्ड करनी है आपको जो ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पे जो प्रेशर किस मोड पर क्या कार्य कर रहा है और कैसे लग रहा है कौन सी एक्टिविटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेफ्टी फर्स्ट दे रखा है कि एक्टिविटी जो आप यहाँ पर लिस्टेड के अंदर देख रहे हो 6.1 के अंदर, तो ये जो कंडक्ट की गई है की जानी चाहिए, तो ये सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट यानी कि बड़े की देखरेख में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें एक्टिविटी के अंदर जो फर्स्ट दे रखा है कि एक्टिविटी है आपके यहाँ पर, तो टू एक्टिविटीज दिखा रखी है कि ड्राइविंग ए आयरन नेल। ठीक है, जैसे आपको कील को लगाना है, तो बाय द हेड ऑफ द नेल, तो इसमें किस थ्रू लगाते हो, जो हेड होता है नेल की। ठीक है, आपने देखा होगा नेल इस तरह से होती है, यानी कि जो कील होती है, तो एक तरफ से इनकी शार्प होती है और दूसरी तरफ से एक तरह से उसकी जो कैप बनी होती है, तो इस कैप वाले पार्ट को इसको हेड बोला जाता है। तो नीचे जो शार्प वाली होती है, आप जहां भी लगाते हो इस कील को, जो आयरन नेल्स है, इसको दीवार में या किसी फट्टे पर या किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इस वाले पार्ट को आप नीचे की तरफ लगाते हो। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट के ऊपर आप देखो तो ना हैमर मारते हो, जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। तो इस तरह से सेकंड मोड ऑफ एक्शन, यानी कि मोड ऑफ एक्शन दिखा रखा है किस तरह से कार्य करोगे, तो यानी कि एक तरह से इस तरह से मारते हो, और बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, अब आप पॉइंटेड जो एंड है, जो मैंने अभी बताया जो शार्प टाइप से होता है, पॉइंटेड एंड है, इस वाले पे मारते हो। तो इजी और डिफिकल्ट टू परफॉर्म गिवन रीजन, तो यहाँ पर आपको बताना है किस में इजी होता है। ठीक है, कील को लगाना, और किस में डिफिकल्ट होता है, तो आप बोलोगे इसके अंदर इजी होता है और इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। तो ये आपको बताना है और साथ में इसका रीजन बताना है कि क्यों होता है। रीजन क्या आएगा, प्रेशर का आएगा, क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर, तो फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर जो इसका एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा एरिया है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करोगे, तो यहाँ पर इसमें प्रेशर एरिया के अकॉर्डिंग जो लगेगा, तो यहाँ पर इसमें ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स लगे तो जल्दी से इसके अंदर जाएगी। यहाँ पर इसमें नीचे वाला एरिया क्या है, जो ज्यादा हो गया। ठीक है, और ऊपर का यहाँ पे इसमें पॉइंटेड में है, तो इसके अंदर आपका जो फोर्स आप एग्जर्ट करोगे इसके अंदर, तो इसमें यहाँ पर कम लगेगा। ठीक है, वही नैरो और जो बोर्ड स्टेप वाला इसके अंदर जो रीजन की तरह है सेम। नेक्स्ट है कटिंग एन एप्पल विद नाइफ, अगर एक नाइफ से जो एप्पल को कट करते हो, तो एक यूजिंग द शार्प एज ऑफ द नाइफ, एक तरफ आपको जो एप्पल को शार्प जो एज है, शार्प जिस तरफ से जो शार्प किनारा है आपको उससे काटना है। ठीक है, और एक दूसरी तरफ से ब्लंट, यानी कि जहां से बूठा है यानी कि शार्प नहीं है, ठीक है, तो उस तरफ से आप काटोगे। तो यहाँ से भी आपको कहाँ पे डिफिकल्ट लगेगा, यहाँ पर आपको डिफिकल्ट लगेगा, और यहाँ पर आपको ये आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो वही इसका रीजन रहेगा, क्योंकि ये शार्प है इस तरह से, और यहाँ पे इसमें जो एरिया जो फोर्स लगाते हो, और यहाँ पे इसमें जो शार्प नहीं है, जो ब्लंट एज के थ्रू, तो इसके अंदर यहाँ पर ये नहीं रहेगा। ये एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है, बाद में इसके अंदर, तो आप ट्राई करना। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू कंक्लूड, यानी कि आपने क्या कंक्लूड निकाला। When the area over which a force applied is smaller, the resulting pressure is higher, making it easier to certain tasks. This is why it is easier to dry a nails using the pointing end, and is the easier to cut apple with the sharp edge of a knife. You must have seen overhead water tank in your locality and or on the rooftop of houses used for water supply. Why are these tank always placed at a हाइट। ये कह रहा है कि वो है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमने अभी डिस्कस किया था उसके बारे में, कि कहाँ से जो इजी रहेगा कट करना और कहाँ से नहीं, और कौन सी कील ज्यादा जल्दी उसके अंदर जाएगी। ठीक है, कील को लगा सकते हैं किस तरफ से किस तरफ से नहीं, उसी तरह से। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, प्रेशर और एरिया के अकॉर्डिंग। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा भी होगा कि जो वाटर टैंक होते हैं, ठीक है, जो पानी की जो टंकियां होती है बड़ी बड़ी, जहां से वाटर सप्लाई होता है आपके जो इलाके के अंदर जो लोकेटेड होती है, जो रूफ टॉप के ऊपर भी, जो घरों पर भी रखी होती है, तो इसमें पानी यूज किया जाता है सप्लाई के लिए। तो वो जो टैंक होते हैं वो हमेशा हाइट पर क्यों रखे जाते हैं, यानी कि ऊंची जगह पे क्यों रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे रख रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर से रखने से सीधा प्रेशर बनेगा, और पाइप से नीचे जो है फुल जो प्रेशर में पानी आएगा टैप में। आप यही सोच रहे होंगे, तो रीजन इसका आपका जो सही है यहाँ पर, जो आपने अनुमान लगाया है के अकॉर्डिंग। तो चलो पूरा डिटेल में हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो क्या लिक्विड के अंदर भी जो प्रेशर लगता है क्या, क्योंकि वाटर तो क्या है, लिक्विड की फॉर्म में है। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, जो सॉलिड की फॉर्म के अंदर पढ़ते आए हैं, तो क्या लिक्विड में प्रेशर लगता है। लेट अस फाइंड आउट कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो चलो इस एक्टिविटी के द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं, पता करते हैं जो यहाँ पर दी हुई है।
तो एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट 6.1। तो टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप ऑफ द सेम लेंथ यानी कि अबाउट 25 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर एज शोन फिगर 6.5। यानी कि आपको दो ट्रांसपेरेंट गिलास लेने, ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसमें से आपको आर पार दिखाई दे पानी, जो भी आप लिक्विड डाल रहे हो उसके अंदर, या फिर प्लास्टिक पाइप ले सकते हो। ले दोनों की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लगभग, लेकिन जो डायमीटर है दोनों का डिफरेंट। डायमीटर मीन्स यहाँ पर इसमें क्या दिखा रखा है, ये आपको पतली पाइप लग रही है, ठीक है, और ये आपको मोटी लग रही है, तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर दोनों का डिफरेंट है, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है। अब टेक टू गुड क्वालिटी रबर बलून्स, अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप। अब आपको दो अच्छी क्वालिटी के रबर बलून्स लेने हैं और दोनों पाइप के नीचे यहाँ पे लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर इसमें आपको दिखा रखा है, लगा रखे हैं। क्लैंप द पाइप्स ऑन ए स्टैंड एज शोन फिगर 6.5। अब आपको जो स्टैंड पर जो पाइप को इस तरह से लगा देना है इसके अंदर, नाउ अब फिल कर देना है दोनों पाइप को वाटर से, ठीक है, वाटर से फिल करोगे कहाँ से, ऊपर की तरफ से, ठीक है, दोनों पाइप को वाटर से फिल कर देना है। लेकिन जब फिल करोगे तो लेवल है दोनों का सेम ही होना चाहिए, ठीक है, अबाउट हाफ वे, यानी कि हाफ है या थोड़े हाफ से कम, जो भी है लेवल आपको सेम रखना है। ऑब्जर्व करना है कि व्हाट हैपन टू द बलून, कि बलून के अंदर क्या होता है। डू बोथ बलून ब्लग्स, क्या दोनों बलून्स है उसके अंदर पानी भर गया यानी कि फूल गए। डू दे ब्लग टू द सेम एक्सटेंड, ब्लग नहीं है, बल्ज है, ठीक है, बल्ज मीन्स यानी कि फैला होके किसी चीज का फूल जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है, जैसे कि फूल गया यहाँ पर, इसके अंदर एक तरह से ऐसे कि लाभ होना, ठीक है, ऐसे भी लाभ भी होता है इसका मीनिंग, की तरह से लाभ होना किसी चीज का हुआ ना, तो यहाँ पर जो बल्ज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या दोनों जो बलून के अंदर कि सेम तरह से जो बल्ज हो रहा है क्या, ठीक है, इनकी जो दोनों इसके अंदर जो बलून है, मीन्स यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो बलून के अंदर जो पानी से जो फूल रहे हैं, तो दोनों क्या इक्वल फॉर्म के अंदर फूल रहेंगे, ठीक है, इनकी इक्वल में फूल रहे हैं, तो मतलब दोनों के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल ही आ रहा है, तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि किस तरह से इसमें बल्ज हो रहा है। तो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी से आप क्या समझे, यानी कि क्या रिजल्ट निकलता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे दैट टू बलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंड, कि यहाँ पे दोनों जो बलून के अंदर जो बल्ज हो रहा है वो सेम एक्सटेंड हो रहा है। व्हाई इज इट सो, ये ऐसा क्यों है। नोटिस दैट because of the different diameter the weight of the water in the two pipes was different, however the bulge is both the balloon is the same। क्या आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो डायमीटर है दोनों पाइप का वो अलग है, और जो लेवल है वो भी क्या है, अलग है, लेकिन जो बल्ज है वो दोनों के अंदर सेम कैसे हो रहा है बलून में। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट द वेट ऑफ द वाटर इन द पाइप कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट्स ऑफ द बल्ज ऑफ द बलून, कि जो वेट है वाटर का पाइप के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, बलून्स के बल्ज में। कुड इट बी दैट द वाटर कॉलम्स इज एक्सर्टिंग प्रेशर, यस। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वाटर कॉलम के अंदर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है, तो यस हाँ, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज, की जो बल्ज का जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रेशर है, ठीक है, कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो जिसके कारण उसमें बल्ज जो रिस्पॉन्सिबल है बल उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो डेट इज वाई इक्वल, तो ये क्यों जरूरी है, इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस इक्वल बल्ज इन द बलून्स डिस्पिट देयर डिफरेंस डायमीटर में। जो मेन चीज क्या है, जो बल्स का रीजन क्या है दोनों के अंदर इक्वल आया, वो है वाटर कॉलम का, ठीक है, यानी कि वाटर है वो कहाँ तक फिल किया गया था, इक्वल हाइट तक फिल किया गया था, इसके कारण जो बल्स है वो भी क्या आई, इसके अंदर इक्वल आई, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग इसमें लगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर जो बलून के बल्ज में अगर हम जो इंक्रीज कर दे किसको, वाटर कॉलम की हाइट को, यानी कि वाटर इसके अंदर थोड़ा और डाल दे, अगर इस कॉलम का जो वाटर ज्यादा बढ़ा दे तो इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा इसके अंदर करेंगे तो फिर प्रेशर इसमें और ज्यादा बनेगा यहाँ पर। तो प्योर सम मोर वाटर इफ एनी वन ऑफ द पाइप यूज इन फिगर, कि यहाँ पे प्योर सम वाटर और हमने ऐड कर दिया पाइप के अंदर, एक पाइप में जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है। तो ऑब्जर्व द बल्स ऑफ द बलून, बलून के जो बल्स को ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट दिस प्रोसेस ए फ्यू मिनट, और कुछ मिनट में हम इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे और एडिंग करेंगे और वाटर इसके अंदर प्रत्येक टाइम, यानी कि ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे पानी को, और ऐड करने के बाद हम जो बल्स को देखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बलून, तो यहाँ पर आप क्या रिलेशनशिप देखते हो वाटर के अमाउंट में
और जो रबड़ बलून्स की बल्ज है उसके अंदर, ठीक है। तो एनी रिलेशन, तो क्या आपने यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देखा? एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करोगे द बल्ज ऑफ द बलून्स इंक्रीजिंग एज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीज, कि जैसे जैसे आप जो वाटर कॉलम को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो बलून्स का जो बल्ज है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट हो रहा है। उसको बढ़ा रहे हो तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता ही जा रहा है। तो thus, as the height of the water column in the pipe increase, the pressure of the बोट एट द बॉटम ऑफ द पाइप ऑल्सो इंक्रीज, कि वाटर कॉलम के अंदर जो हाइट बढ़ रही है पाइप के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रेशर है बॉटम के अंदर, पाइप का जो बॉटम के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। विच काजेज द बलून टू ब्लस मोर, तो जिसके कारण जो ब्लज है वो भी बलून का ज्यादा होता जा रहा है। सो इसलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एज ए वेसल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, कि जो प्रेशर लगता है लिक्विड के ऊपर, तो वेसल की जो हाइट कॉलम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेसल के अंदर कितना लिक्विड है, ठीक है। तो जिस लिक्विड की जो हाइट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई ओवरहेड टैंक ए प्लेस एट द हाइट सो दैट the pressure in the tap is increased resulting in a good stream of a water from the taps, तो यही कारण है जो टैंक को, वाटर टैंक होता है उसको ऊपर हाइट पर रखा जाता है ताकि जो टैप के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़े और उसके कारण जो अच्छे स्ट्रीम में वाटर है टैप के अंदर आए। तो सपोज यू आर लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर, सपोज करो अगर आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो ऑफ ए 3 स्टोरेड building and a overhead water tank is placed on the top floor, will you on your friend on the first floor receive a more powerful stream of tap water की रीजन, और आप का जो फ्लोर है वो ओनली थर्ड स्टोरेड है, ठीक है, और वहां पर सबसे ऊपर टैंक रखा है और आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो नीचे वाले आपका जो फ्रेंड है, आप उसको, जो आपका फ्रेंड है फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उसके अंदर मोर पावरफुल जो स्ट्रीम आती है, ठीक है, यानी कि पानी है उसके अंदर हाई स्पीड से आता है एक तरह से, जो वाटर टैप के अंदर जो टैप वाटर है उसके अंदर जो स्ट्रीम है वो पावरफुल है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या रीजन दोगे कि उसके जो फ्लोर के अंदर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो टैप वाटर टैंक है वो ज्यादा हाइट पे है, तो जिसके कारण जो प्रेशर है वो बॉटम पे ज्यादा लग रहा है, यही कारण है कि ज्यादा प्रेशर के कारण जो टैप वाटर की जो स्ट्रीम है वो क्या है? मोर पावरफुल है। तो डू लिक्विड ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो क्या लिक्विड के अंदर भी जो प्रेशर है एग्जिट होता है ऑन द वॉल्स, कंटेनर्स के अंदर भी, ठीक है, कंटेनर्स के जो वॉल्स के अंदर भी, तो इसको चलो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा था केवल लिक्विड के अंदर, अब हम पढ़ेंगे कंटेनर के अंदर, यानी कि किसी बर्तन वगैरह के अंदर जो स्टोर करते हैं, तो वहां पर भी क्या प्रेशर जो मायने रखता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी है हमारी 6.2, तो इसमें जानेंगे। टेक ए यूज प्लास्टिक बोतल एंड remove its cap. Make 4 small holes near the bottom around the sides using a needle and a nail, making sure that the holes are at the same height from the bottom as shown in figure 6.7. If you find it difficult to make a hole, you can slightly heat the needle and पोक इट टू मेक होल्स, यानी कि आपको यहाँ पर एक प्लास्टिक बोतल लेनी है और उसकी कैप निकाल देनी है, और उसके अंदर जो बॉटम में नीचे जो यहाँ पर जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखे हैं 4 होल करने हैं, ठीक है। अगर आपको जो होल है वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नीडल से या नेल्स वगैरह से, जो भी कील्स वगैरह से आप जो कर रहे हैं, तो आप बोतल को गर्म करके उसमें कर सकते हो, यहाँ पर इजिली से इसमें होल हो जाएंगे। अब सील द होल विद ए टैप एंड फिल द बोतल विद वाटर, अब आपको होल को सील कर देना है, एक टैप से बंद कर देना है, और जो इसके अंदर क्या करना है, बोतल के अंदर वाटर फिल करना है। नाउ रिमूव द टैप, अब आपको जो रिमूव कर देनी है टैप को, ठीक है, इसके अंदर फॉर ऑल होल्स एट द सेम टाइम में सभी होल से हटा देनी है। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रहा है कि बोतल है, इसमें आपने होल करके फिर इसको होल को थोड़ा बंद कर देना है टैप लगा के, फिर इसमें पानी भर देना है, पानी भर के टैप जो होल आपने सील किया था टैप से उसको हटा देना है, ठीक है, टैप को एक साथ हटाना है, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर फ्लोइंग आउट, कि वाटर है वो बाहर निकल रहा है, बह रहा है थ्रू द होल्स के थ्रू ऑन द साइड ऑफ द बोतल, बोतल के साइड से। व्हाट कैन यू इन्फर
फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या इन्फर करोगे, इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है कि दैट वाटर ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ ए कंटेनर, कि जो वाटर के जो कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है कहाँ से, साइड से। देयरफॉर, इसलिए वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दैट लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर नॉट ओनली ए बॉटम, कि जो लिक्विड है वो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है एग्जर्ट होता है वो बॉटम से ही नहीं होता बल्कि जो साइड से भी हो सकता है कंटेनर में। तो बट ऑल्सो ऑन इट्स साइड इन द फैक्ट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। यू मस्ट हैव सीन वाटर spurting out like a fountain from leak joint or hole in water pipe. Can you explain why this happen? It is it due to the pressure exerted by water on the walls of the pipe? तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वाटर स्प्राउटेड होता है, ठीक है, जिस तरह से फाउंटेन में कि जो ज्वाइंट होता है वो लीक हो जाता है, जैसे आपने वाटर को देखा है यहाँ पे, तो फाउंटेन में जो लीक हो जाता है या होल हो जाता है किसी वाटर पाइप के अंदर, तो उसके अंदर ये सब क्या होता है, ठीक है, आप देखते हो ना कि आपका जो पाइप लाइन जो भी आती रहती है जिसमें से वाटर आता है तो वहां से लीक हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी निकल जाता है साइड में से, क्यों, तो वो यही रीजन है, प्रेशर लगता है उस तरफ में। तो कैन यू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाई दिस हैपन, ये क्यों होता है, और इज दिस ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्ट, तो ये प्रेशर के कारण होता है, वाटर के अंदर जो प्रेशर लगता है ऑन द वॉल ऑफ द पाइप्स, ठीक है, क्या इस कारण ये होता है। नेक्स्ट आता है एवर हियर्ड ऑफ, कि डू यू नो दैट द बेस ऑफ ए डैम इज द मच broader than the top. This is because a broad base not only support the structure of the dam but also withstand the horizontal water pressure near the bottom. क्या आप जानते हैं कि बांध का जो आधार है उसके ऊपरी भाग से कहीं अधिक चौड़ा होता है। इसका कारण यह है कि जो चौड़ा आधार न केवल बांध की संरचना को सहारा देता है बल्कि तल के निकट क्षैतिज जल दाब को भी सहन करता है। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम exert प्रेशर horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor due to the height of water level. जो बांध में जमा जल जल स्तर की ऊंचाई के कारण बांध की जो पार्श्व दीवारों पर क्षैतिज रूप से और तल पर ऊर्ध्वाधर रूप से दाब डालता है। द प्रेशर विच एक्ट हॉरिजेंटल इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम, जो प्रेशर होता है हॉरिजेंटल पर जो लगता है ये बहुत ही ज्यादा होता है उसके बॉटम के पास। दस टू विदस्टैंड द प्रेशर द बेस ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉडर, तो यही जो कारण है इसलिए जो दाब को सहन करने के लिए बांध का जो आधार है वो चौड़ा बनाया जाता है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो आइए अब हम समझने की कोशिश करें कि क्या हवा भी दाब डालती है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, वायु द्वारा लगाया गया दाब। यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड, आप पहले ही जानते हो कि हवा हमारे चारों ओर मौजूद है। द एनवलोप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, यानी कि हवा का आवरण पृथ्वी पर चारों तरफ क्या कहलाता है, एटमोसफियर कहलाता है, वातावरण कहलाता है। द एटमोस्फेरिक एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। द एटमोसफियर एक्जेटेड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एटमोसफेयर के अंदर जो हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी भी जो कुछ मात्रा में गैसेज उपस्थित होती है, एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर पर ये सभी उसमें उपस्थित है। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता करते हैं, इफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, कि जो एटमॉस्फेयर भी क्या एक्सर्ट करता है, इनकी प्रेशर लगाता है क्या, इस एक्टिविटी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी है 6.3, टेक ए पेपर प्लेट, invert it and attach a stick to it is so in figure 6.9, place it on a plane surface। आपको एक पेपर प्लेट लेनी है और उसको उल्टा करके एक समतल सतह पर रख देना है और इसके ऊपर आपको एक स्टिक लगा देनी है इसके अंदर होल करके, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। टेक टू आइडेंटिकल शीट ऑफ चार्ट पेपर अबाउट 70 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर ईच, फोल्ड वन शीट twice and make a hole इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट। अब आपको दो आइडेंटिकल चार्ट पेपर लेना है 70 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर,
उसका जो मेजरमेंट इस तरह से होना चाहिए। अब आपको एक सीट को फोल्ड कर लेना है, यानी कि तय कर लेनी है उसकी ट्वाइस में, और फिर उसके अंदर आपको सेंटर में एक होल कर देना है ताकि वो इस पाइप में से आप इसको डालकर और जो ये प्लेट दे रखी है इसके ऊपर कवर कर सको। बिग इनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट, ताकि इसके अंदर जो स्टिक है वो आ सके। Place the folded sheet on the top of inverted पेपर प्लेट इन शोन फिगर 6.9b, और फिर आपको जो जो पेपर सीट की जो प्लेट है उसके ऊपर इस तरह से जो पेपर को लगा देना है, ठीक है, इसमें से स्टिक में से पार करते हुए। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर विद ए फोल्डेड सीट यूजिंग द स्टिक। अब आपको जो पेपर प्लेट को लिफ्ट उठाने की कोशिश करना है, ठीक है, इनकी स्टिक को ऐसे उठाना ताकि पेपर प्लेट आप तो उसको उठा सको इस पेपर के साथ में। ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितना आपको एफर्ट लगा, कितना इसमें आपको प्रयास करना लगा, कितना आपने प्रयत्न लगाया इसको लिफ्ट करने में, उठाने के लिए। नाउ अब आपको एक दूसरी जो सीट लेनी है, यानी कि आपने दो सीट ली थी, अब आपको दूसरी सीट लेनी है, वो लेनी है आपको अनफोल्डेड, ठीक है, उसको फोल्ड नहीं करना। उसके अंदर भी आपको होल करना है और होल करके प्लेट के ऊपर इसी तरह से कवर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से इसमें से स्टिक को में से पास करते हुए इस तरह से कवर कर देना है, और इसको भी आपको एज इट इज जो फर्स्ट आपने फोल्डेड पेपर के अंदर उठाया था प्लेट को, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी इसको उठाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर भी आपको देखना है यहाँ पर आपने कितना एफर्ट लगाया और आपको क्या फील होता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हो जो दोनों में प्लेट को उठाते हो। तो यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ पे फोल्डेड पेपर था और यहाँ पर जो अनफोल्डेड पेपर के अंदर, कि नाउ प्लेस द सेकंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर, वही इसके अंदर जो बता रखा है। और लिफ्ट द पेपर प्लेन अगेन, फिर आपको दोबारा से उठाना है, ठीक है, जो मैंने अभी हिंदी में बताया वो इसके अंदर जो लिखा हुआ है। तो किस केस के अंदर आप है जो आसानी से उठा सकते हो, फोल्डेड पेपर में या अनफोल्डेड पेपर चार्ट पेपर के अंदर, ठीक है, इनकी प्लेट को किस कंडीशन में आप आसानी से उठा सकते हो कवर करते हुए। तो यू वुड हैव ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि मोर एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट व्हेन इट कवर्ड विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर, कि आपको ज्यादा एफर्ट की यानी कि ज्यादा प्रयास की जरूरत रहेगी अनफोल्डेड पेपर चार्ट पेपर के साथ प्लेट को उठाने में, ठीक है, यानी कि जो सेकंड 6.9 सी में दिखा रखा है इस वाले के अंदर आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत रहेगी देन द फोल्डेड चार्ट पेपर, यानी कि फोल्डेड चार्ट पेपर के कंपैरिजन में। व्हेन वी कवर द पेपर प्लेट विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर, जब हम पेपर प्लेट को कवर करते हैं अनफोल्डेड चार्ट पेपर से, तो द एरिया ऑफ द कवरिंग सीट इंक्रीज, जो इंक्रीज हो जाता है कवरिंग सीट का एरिया, ठीक है, जो एरिया है जो क्षेत्रफल है कवरिंग सीट का वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इंक्रीज, और इसमें जो एफर्ट हम जो लगाते हैं, जो इसके अंदर प्रयास करते हैं, इसके अंदर जो भी अपना जोर वगैरह लगाते हैं उठाने में, जो फोर्स लगाते हैं, तो वो भी प्लेट को उठाने में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इस कारण। तो नोटिस दैट द वेट ऑफ द कवरिंग सीट हैज नॉट चेंज, जो वेट है जो हमने कवर किया है जिस पेपर सीट से, तो वो तो उसके अंदर क्या है, चेंज नहीं हुआ, दोनों का सेम ही है, बस एक को हमने फोल्ड किया था और एक को अनफोल्ड किया था। तो व्हाट कैन यू इन्फर दिस फ्रॉम दिस, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल दो, वी कैन इन्फॉर्म फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्जेट फोर्स ऑन द कवरिंग सीट, इससे हम ये अवलोकन करते हैं, निष्कर्ष द्वारा ये अवलोकन करके हम ये इन्फर करेंगे कि जो एयर है वो क्या करती है, एग्जर्ट करती है, फोर्स लगाती है कवरिंग सीट के ऊपर, विच मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट, जिसमें जो पेपर प्लेट को उठाने में डिफिकल्टी होती, कठिनाई होती है। मोर एवर दिस फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग सीट, जब ये जो फोर्स है वो बढ़ता है और जिसके कारण जो एरिया है कवरिंग सीट का वो भी बढ़ जाता है। इट मीन्स दैट द एयर इज एक्जेटेड फोर्स ऑन द पेपर प्लेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा है वो फोर्स एक्जेट कर रही है किस पे, पेपर प्लेट पर, जिसके कारण जो एरिया है जो कवरिंग सीट का वो बढ़ रहा है। और फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, और फोर्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया होता है, इनकी प्रेशर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमें इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, कि प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया, तो वो इसके अंदर बता रखा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दैट एयर एग्जेट प्रेशर ऑन द पेपर सीट, कि एयर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, एयर प्रेशर लगाती है पेपर सीट के ऊपर, तो इन फैक्ट एयर एग्जेट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो एयर है वो सभी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाती है। तो जब प्रेशर एग्जेटेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह प्रेशर जो हवा के द्वारा यानी कि चारों तरफ लगाया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है।
यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, यानी कि आपको ये भी अनुभव होगा कि जब आप गुब्बारा फुलाते हो तो बलून फुलाने जब सॉरी जब आप बलून के अंदर हवा ब्लो करते हो, हवा फूंक मारते हो, तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। तो क्यों फूलता है? तो यू मस्ट have experienced that when you blow air into a balloon it get inflated. Why? क्यों? This is because the air being filled inside the balloon exert pressure on the wall of the balloon, कि इसके अंदर जो हवा है वो भर जाती है, और अंदर हवा जाने पर जो बलून के अंदर की जो सारी जो साइड्स होती है, वॉल्स होती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है। तो कैन वी से दैट, तो हम कह सकते हैं एयर एक्जेट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कि जो एयर है वो सभी दिशाओं में प्रेशर डालती है। यस, हाँ, दैट इज भाई, कि ऐसा क्यों? द बलून एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, कि जो बलून होता है सभी डायरेक्शन में फूल जाता है। ठीक है, कि जैसे दिखा रहा बलून फूलता है, तो यूं नहीं होता कि यहाँ से फूल गया और यहाँ से नहीं फूला। बलून है ऑल डायरेक्शन में, कि ऑल राउंड में फूलता है, क्योंकि सभी डायरेक्शन में जो हवा भरते हैं इसके अंदर, तो वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है इसके वॉल्स के ऊपर, इसलिए चारों डायरेक्शन में फूलता है। तो व्हाट हैपन, क्या होता है, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज कैप्ड विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, कि जो फूले हुए गुब्बारे को कैप को हम बगैर बंद किए हुए रख देते हैं, दिस एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, कि जो हवा है गुब्बारे की वो निकल जाएगी। व्हाई डज द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, कि जो हवा है बलून की वो क्यों निकल गई। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना बड़ा है, कैसे है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलो हम कुछ जो आइडिया लगाते हैं जो मैग्नीट्यूड के द्वारा, यहाँ पर जो ये एक्टिविटी दी हुई है इसकी परफॉर्मिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी के अंदर आपको बता रखा है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का जो रबड़ शक्कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा आपके डोर के पीछे लगाते हैं, ताकि डोर है वो दीवार के साथ में टच करके आवाज ना करे, तो ये वही दिखा रखा है इसके अंदर। प्रेस इट फ्रेमली अगेंस्ट ए स्मूथ फ्लैट सरफेस, अब आपको इसको एक स्मूथ फ्लैट जो समतल सरफेस होता है उसके ऊपर इसमें दबाना है, प्रेस कर देना है इसको। डू यू रियलाइज, आपको रियलाइज होगा, महसूस होगा कि दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस, की सरफेस पर यानी कि सतह पर चिपक गया। नाउ अब ट्राई टू पुल इट ऑफ, अब आप इसे खींचने की कोशिश करो, इट्स मीन्स यहाँ पे आपको हटाने की कोशिश करना है। डू यू फाइंड, आप देखोगे इट डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ, अब यहाँ से इसको हटाना मुश्किल हो गया है। व्हेन वी प्रेस द सकर, जब हम सकर को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कफ एंड द सरफेस ऑन, कि जो हवा होती है इस कफ के अंदर और इसके साथ ही सरफेस के बीच में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो हवा होती है, तो विच इट इज प्लेस इज पुश आउट एंड द एयर प्रेशर इनसाइड इज रिड्यूस। जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो इसको पुश आउट करते हैं, तो जो एयर प्रेशर होती है इसके अंदर वो क्या होती है, कम हो जाती है। द सकर स्टिक टू द सरफेस, जो सकर है वो स्टिक हो जाता, चिपक जाता है सरफेस पे, बिकॉज क्योंकि द प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग द सकर इज हायर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनसाइड द सकर, कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है जो हवा का सकर के चारों तरफ, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनसाइड द सकर, इसके अंदर के बजाय, यानी कि जितना हवा का प्रेशर इसके अंदर है उसके कंपैरिजन में इसके बाहरी आवरण में, जो बाहर की तरफ इसके चारों तरफ हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसको हटाना जो है मुश्किल हो जाता है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, the applied force should be strong enough to overcome the pressure difference between outside the sucker and inside the sucker। इसको खींचना यानी कि हटाना सरफेस से, इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होती है, ताकि जो अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का जो प्रेशर है उन दोनों का जो हम ओवरकम कर सके, यानी कि दोनों आपस में इक्वली आ सके, यानी कि प्रेशर है वो बाहर का कम हो जाए अंदर की बजाय, बाहर की बजाय इनकी जो अंदर का प्रेशर है उसके इक्वली जैसे आ जाए, क्योंकि बाहर ज्यादा प्रेशर है एयर का और अंदर है वो कम है। तो डू यू नो हाउ, क्या आप जानते हो कि हाउ लार्ज द एटमोस्फेयर प्रेशर इज, कि एटमोस्फेयर प्रेशर कितना ज्यादा है। ठीक है, कि कितना होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फेरिक एयर कॉलम ओवर एन एरिया 15 centimeter into 50 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 2 to 225 किलोग्राम, यानी कि 2250 न्यूटन।
कि क्या आप जानते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय वायु स्तंभ द्वारा लगाया गया बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। द रीजन वी आर नॉट क्रस्टेड अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। और यही कारण है कि जो हम बाहर के नीचे, यानी कि हम इस बाहर के नीचे नहीं दबते। क्या हम इस बाहर के नीचे इसलिए नहीं दबते क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के भीतर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। दिस बैलेंस the pressure exerted from outside, the pressure inside our body is caused by the movement of fluids and gases in tissues and organ of the body। और यह बाहर से लगने वाले दाब को संतुलित करता है, यानी कि बैलेंस करता है कि हमारे शरीर के भीतर का जो दाब है, शरीर के जो टिश्यू है, ऊतक है और अंगों में तरल पदार्थ और गैसों की गति के कारण होता है। नेक्स्ट आता है ए स्टेप फर्दर, यानी कि एक कदम आगे। तो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एसआई यूनिट है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ऑल्सो नोन एज पास्कल, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। हाउएवर जबकि द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिलीबार। जो प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक जो इकाई है वो क्या है? मिलीबार है। विच इज इक्वल टू द 100 पास्कल, जो 100 पास्कल के बराबर है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सपर्ड इन हेक्टो पास्कल विच इज इक्वल टू 100 पास्कल। और जो एयर प्रेशर है कि वायु दाब है वो क्या है? इसके अंदर हेक्टो पार्सल है। ठीक है, विच इज इक्वल टू यानी कि जो इक्वल है 100 पास्कल के, यानी कि 100 पास्कल के बराबर है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ विंड, यानी कि हवा का निर्माण। अब तक हम प्रेशर के बारे में पढ़ते आए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में, प्रेशर के बारे में जाना था। अब यहाँ पर हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, हवा के बारे में जानेंगे कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑन सम डे, कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों में द विंड ब्लो स्ट्रोंगली, की जो हवा तेज चलती है, वेयरएज जबकि ऑन द अदर डेज, कुछ दूसरे दिनों में इट इज काल्म, इनकी ये धीरे चलती है। ठीक है, कि धीमी, जैसे शांत चलना। ठीक, काल मीन्स होता है शांत, तो हम बोलेंगे जैसे धीरे चल रहे हैं, स्ट्रांगली बहुत जोर से, तो यहाँ पे शांत चलती है। तो सम टाइम कभी कभी विंड बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग, जो हवा है वो बहुत तेज हो जाती है, डेट इज कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, जो जीवन और जो प्रॉपर्टीज होती है उसके खतरे का जो कारण बनती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा भी होगा, दैट व्हेन एन इनफ्लेटेड बलून इज केप्ड विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, द एयर फ्रॉम द बलून कैप, कि जो आप फूले हुए गुब्बारे को अगर उसके माउथ को बगैर क्लोज किए रख देते हो तो उसकी हवा है बलून में से निकल जाती है। रिकॉल, याद करना, दैट व्हेन देयर इज ए पंचर इन द बाइसिकल ट्यूब, जब बाइसिकल ट्यूब जब पंचर हो जाता है तो द एयर स्केप, तो उसमें से भी क्या होती है? हवा निकलती है। द ट्यूब क्लैप्सिस, जब ट्यूब क्लैसिस को हटाते हैं उसके अंदर, एंड ट्यूब क्लैसिस से भी, तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस, दोनों केसेस के अंदर डज एयर मूव फ्रॉम ए हाई प्रेशर रीजन टू ए लो प्रेशर रीजन। तो यहाँ पे जो हवा है वो मूव करती है, यानी कि हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर रीजन की तरफ। ये हाई प्रेशर से निकलती है, फिर आप देखते हैं ना एकदम से अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर जैसे धीरे धीरे निकलती है, तो अंदर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन के अंदर जाती है। जैसे ही हवा निकलती है तो इसके अंदर चाहे टायर का निकाल लो या फिर आप जैसे बलून के अंदर, दोनों के अंदर ही सेम होता है। तो डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड, और हाउ डू विंड्स फॉर्म? क्या वायु दाब में अंतर, यानी कि वायु दाब के अंदर जो प्रेशर होता है उसके जो अंतर है वो हवाओं के निर्माण से कोई संबंधित है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ विंड से संबंधित है। हाउ डू विंड फॉर्म, और हवा कैसे बनती है? लेट अस फाइंड, चलो पता करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे जो गतिविधि दी हुई इसके द्वारा। तो एक्टिविटी आपकी 6.5, तो देखो 6.5 एक्टिविटी के अंदर क्या बता रखा है कि आपको पतले रबड़ के बने दो एक जैसे गुब्बारे लेने हैं। ठीक है, और एक पिन का जो स्ट्रॉ लेना है आपको, जैसा कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है। अब स्ट्रॉ के एक सिरे को गुब्बारे में डालना है
और उसे रबड़ बैंड या धागे से आपको सुरक्षित कर लेना है, ठीक है, उसको बांध के उसको टाइट कर देना है। और अब दूसरे गुब्बारे में हवा भरनी है और उसमें मुंह को अपनी जो उंगलियों से पकड़े ताकि जो हवा है बाहर नहीं निकले, ठीक है। गुब्बारा भरते वक्त आपको जैसे पकड़ते हो ना, फिर उसको फुल करने के बाद उसको टाइट कर देते हो या उसमें थ्रेड बांध देते हो, हवा ना निकले, तो इस तरह से आपको करना है। अब स्ट्रो से खुले सिरे को यानी कि फुलाना है, फुलाए हुए गुब्बारे के गले में डालना है और रबड़ बैंड या धागे से जो सुरक्षित है, जो आपने लिया उसको सुरक्षित बांध कर आपको सुरक्षित रखना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो स्ट्रो डालते समय आपको गुब्बारे से जो हवा नहीं निकलनी चाहिए। अब स्ट्रो का एक सिरा आपको फुलाए हुए गुब्बारे के दूसरे सिरे के अंदर डालना है और दूसरा सिरा है जो बिना फुलाए हुए गुब्बारे के अंदर डालना है, जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। यानी कि एक के अंदर आपको जो स्ट्रो डाल देनी है और स्ट्रो डाल के यहाँ से आपको जैसे इसमें स्ट्रो डाल यहाँ से आपको टाइट कर देना है और दूसरे बलून को आपको अपने मुंह से फुलाना है। अब मुंह से फुले हुए बलून को आपको टाइट पकड़ के रखना है, ठीक है, इसके अंदर हवा नहीं निकलनी चाहिए और आपको ये स्ट्रो इस बलून के अंदर डालनी है, ठीक है, इनके दोनों को इस तरह से फिट करना है। लेकिन ध्यान रखना है आपको इसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए बलून की। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अंदर जो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो वही इसके अंदर एक्टिविटी में बता रखा है। टेक टू सिमिलर बलून मेड ऑफ थिन रबड़ एंड ड्रिंकिंग स्ट्रो or insert one end of the straw into one balloon and secure it with a rubber band or thread. Now inflate the second balloon and hold its mouth with your finger so that air does not escape. Insert the free end of the straw into the neck of the inflated balloon and secure it with a rubber band or thread. Make sure that the air does not leak, okay, from the balloon as the straw is inserted in it. Now you have one end of the straw inside the inflated balloon and the other end inside the uninflated balloon as shown in figure 6.12. प्रिडिक्ट यानी कि आप क्या अनुमान लगाओगे कि व्हाट वुड हैपन टू द बलून्स, के बलून्स में क्या होगा, तो आप अनुमान यही लगाओगे कि स्ट्रो के थ्रू आपने जो ये बलून दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया है तो इसकी हवा उस बलून के अंदर चली जाएगी तो वो भी फूल जाएगा और ये भी, दोनों इसके अंदर फूले रहेंगे। तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व करोगे व्हाट हैपन, क्या हुआ बोथ ऑफ द दोनों बलून के अंदर। डिड इट हैपन एज प्रिडिक्टेड, यानी कि जो हुआ क्या आपने पहले से इसको अनुमान लगा रखा था, तो आप सोचोगे, आप कहोगे कि हाँ हमने अनुमान लगा लिया था कि इसके अंदर जो फूला है तो ये भी इन्फ्लेटेड हो जाएगा। डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो एनी चेंज इन द साइज ऑफ द बलून, बलून के किसी साइज में। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में तो आप साइज में भी आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ये थोड़ा कम फूलेगा और ये ज्यादा ही फुला रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने मुंह से फुलाया है और इसके अंदर जो इस बलून की जो हवा है स्ट्रो के थ्रू इसके अंदर जा रही है। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन में अपने आंसर में बताना है। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द चेंज इन द साइज ऑफ द बलून, क्या कारण है बलून के साइज में परिवर्तन का। द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हायर, जो एयर प्रेशर है इन्फ्लेटेड बलून के अंदर वो पहले से ही हायर है, ज्यादा है, दैट इज द इन्फ्लेटेड बलून, बगैर फूले हुए बलून के कम, क्योंकि बगैर फूला हुआ बलून है उसके अंदर तो पहले से थी नहीं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सम एयर मूव फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बलून टू द अनइन्फ्लेटेड बलून रिजल्टिंग इन द चेंज इन द साइज ऑफ बोथ द बलून। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एयर है वो मूव कर रही है फूले हुए बलून से, जो फूला हुआ बलून नहीं था उसके अंदर जा रही है, ठीक है, और उसके अंदर जो साइज में फिर चेंज आ जाता है दोनों ही बलून के अंदर, क्योंकि वो पहले ज्यादा फूला हुआ था, बड़ा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा और वो थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर जो फूल जाएगा वो बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं था, तो दोनों का साइज भी अलग अलग रहेगा। डू यू नोटिस, कि आपने नोटिस किया दैट द आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद, बोथ बलून अटेंड ऑलमोस्ट द सेम साइज, कि जो दोनों बलून है वो सेम साइज के हो जाते हैं लगभग। एंड द फ्लो ऑफ एयर स्टॉप, और जो हवा है क्या वो बहनी बंद हो गई। व्हाई डज द एयर फ्लो स्टॉप, कि हवा बहनी बंद क्यों हो गई। द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू स्टिल द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हायर देन द एयर प्रेशर इन द अनइन्फ्लेटेड बलून, कि जो एयर प्रेशर यानी कि एयर जो फ्लो हो रही थी कंटिन्यू लगातार जा रही थी, हवा का जो प्रेशर उसके अंदर बन रहा था फूले हुए बलून से, गुब्बारे से, किसमें, जो बगैर फूला हुआ गुब्बारा था उसके अंदर, तो जो एयर है वो फ्लो स्टॉप हो जाती है व्हेन द प्रेशर इन बोथ बलून बिकम इक्वल, जो दोनों बलून एक जैसे इनके समान आकार के हो गए और जो हवा उसके अंदर जा रही थी वो भरनी बंद हो गई, बहनी बंद हो गई। व्हाई डज द एयर फ्लो स्टॉप्स, यानी कि एयर जो है फ्लो होना स्टॉप क्यों हो गई। द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू टिल
the air pressure in the inflated balloon is higher than the air pressure in uninflated balloons. फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू, जो एयर जो लगातार फ्लो हो रही थी, जा रही थी, किस एयर प्रेशर इन द इनफ्लेटेड बलून, कि इनफ्लेटेड जो बलून था उसके अंदर जो एयर प्रेशर क्या था, हाइयर था, ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने हवा भरी थी, उसमें जो ज्यादा था, देन द एयर प्रेशर इन द इनफ्लेटेड, यानी कि जो अनइनफ्लेटेड जो बगैर फुला हुआ गुब्बारा था उसके कंपेयर जो एयर प्रेशर है वो किस उसमें क्या था, ज्यादा था, जिसके कारण ज्यादा प्रेशर होने के कारण जो बगैर फुला हुआ गुब्बारा था उसके अंदर जो हवा है वो फ्लो हो रही थी। द एयर फ्लो स्टॉप, जब एयर फ्लो होना स्टॉप हो जाती, बंद हो जाती है, व्हेन द प्रेशर इन बोथ बलून्स बिकम इक्वल, तो जो प्रेशर है बलून्स के अंदर दोनों में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है, जो इक्वल होने के बाद जो एयर है वो फ्लो होना स्टॉप हो जाती है। इन दिस स्टेज, यानी कि स्टेज में बोथ बलून्स आर एट ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, जो दोनों बलून्स है वो क्या है, सेम साइज के है, ठीक है, कि बराबर साइज हो गया। दस वी कैन कंक्लूड, कि हम कंक्लूड निष्कर्ष निकाल सकते, कह सकते हैं कि दैट एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर, यानी कि जो एयर है वो मूव करती है, ठीक है, हवा चलती है, कि कहाँ से, हाई एयर प्रेशर रीजन से, ठीक है, जो रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर, यानी कि जिस रीजन के अंदर हाई एयर प्रेशर है वहां से जा चलकर किस तरफ जाती है, लो एयर प्रेशर वाले रीजन की तरफ। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि इस एक्टिविटी के अंदर जिस तरह से इसमें समझा रखा, अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है कि जिस तरह से बलून फूले हुए, कि आप बगैर फूले हुए बलून के अंदर हवा डालते हो तो वहां पे क्या होता है, पूरा फूला होता है तो उससे एकदम से स्पीड से हाई उसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है जिसके कारण उसमें चल जाता है। जब इसके अंदर दोनों ही जो इक्वल हो जाता है प्रेशर एयर का, तो उसके अंदर जो साइज भी उसका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है दोनों का, और सेम होने के बाद जो एयर फ्लो होनी उसमें स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। जो एयर मूव करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ high air pressure to a region of low air pressure. You can relate this conclusion to the direction of the sea breeze and land breeze. तो आप इसको रिलेट, जो कंक्लूजन आपका जो निकला है, निष्कर्ष जो निकला है यहाँ पे, यानी कि हाई रीजन टू कि लो रीजन तक, ठीक है, यहाँ पर जो लो एयर प्रेशर, ठीक है, जो रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर के हाई टू लो के अंदर जाना, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कहाँ से, सी ब्रिज से और लैंड ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बीच में इसमें रिलेट कर सकते हो इसके अंदर, कि यहाँ पर भी ऐसे ही जो हवा है वो ब्लो होती है। तो विच यूज स्टडीज इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, कि जो आपने क्यूरियोसिटी जो क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ा होगा, एज लैंड गेट हीटेड फास्टर, जो हवा लैंड है, धरती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, देन द वाटर ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के कंपैरिजन में वाटर से ज्यादा जो लैंड है वो ज्यादा गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड, जो एयर होती है धरती के ऊपर, बिकम वार्मर एंड हायर, हायर ने लाइटर है, ठीक है, गर्म हो जाती है और उसके साथ में लाइटर यानी कि हल्की हो जाती है। और आपको पता है जो गर्म हवा होती है वो हमेशा हल्की होती है, जैसे आप देखते हो ना, कैंडल जलाते हो या गैस वगैरह ऑन करते हो, ठीक है, गैस को जलाते हो या चूल्हे वगैरह के आंच वगैरह आप लोग जलाते हो, कि जहां पर भी आप देखते हो फायर होती है, और जहां पे फायर होती है उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन या कागज वगैरह जैसे कोई कपड़ा वगैरह एक बार थोड़ा हैंग करके देखना थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, तो आपको उड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एयर है वो क्या होगी, लाइटर होगी। अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, इनकी उड़ना स्टार्ट नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, तो इससे पता चलता है कि जो एयर है, जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, लाइट होती है। तो हैंस इट राइज, यानी कि जब हवा उठती है, क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो यहाँ पर इसके अंदर लो प्रेशर एरिया के अंदर एक लो प्रेशर क्रिएट करती है, और द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन ऑफ द सी ब्लो टू द लो प्रेशर रीजन विच डेवलप ऑन द लैंड, कि जो हाई प्रेशर रीजन से जब हवा चलती है, जैसे सी से जो समुद्र वगैरह तो वहां से बहना स्टार्ट होती है, और फिर लो प्रेशर रीजन की तरफ यानी कि धरती की तरफ वापस चल के वहां से आती है, तो रिजल्टिंग इन ए सी ब्रिज, तो इसके परिणाम स्वरूप जो इनकी सी ब्रिज पे क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और लैंड के ऊपर ये जिस तरफ से आती है तो वो क्या होगा, वहां पे लोअर रीजन के अंदर यानी कि लो प्रेशर है वहां पे एयर का। तो एट नाइट यानी कि रात के समय में, रात में द वाटर इज वार्मर, जो पानी है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, देन द लैंड यानी कि धरती के बजाय। देयरफॉर जबकि ए लो प्रेशर एरिया डेवलप अबव द सी, और जो लो प्रेशर एरिया वो डेवलप होता है सी के ऊपर, एज ए रिजल्ट wind blow from the land to the sea, giving rise to land breeze. Thus the phenomenon of land breeze and sea breeze is mainly due to the pressure difference over the land and the sea, जिसके परिणाम स्वरूप जो विंड है यानी कि जो हवा जो चलती है, ब्लो फ्रॉम द लैंड यानी कि लैंड की तरफ जो बहती है,
लैंड से सी की तरफ जब जाती है तो इसके अंदर जो लैंड ब्रिज गिविंग राइज टू लैंड ब्रिज, कि हवा जब जमीन से समुद्र की ओर जब बहती है तो जो इसका जो स्थलीय हवा होती है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे तो इस प्रकार जो स्थलीय हवा और जो समुद्रीय हवा की जो घटना होती है वो मुख्य रूप से जमीन और समुद्र के ऊपर दाब के अंतर का कारण बनती है, कि एंड सी ब्रिज इज मेनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ओवर द लैंड एंड सी। नेक्स्ट है, इफ वी कुड मेजर द स्पीड ऑफ द escaping एयर इन एक्टिविटी 6.5, यानी कि यदि हम जो 6.5 एक्टिविटी दी हुई है उसमें निकलने वाली हवा की गति को माप सके, तो वी वुड फाइंड दैट द स्पीड ऑफ द एयर इज हायर इफ द प्रेशर डिफरेंस इज हायर। तो हम पाएंगे कि दबाव का जो अंतर है यानी कि जो प्रेशर है वो अधिक होने पर जो हवा की जो गति भी अधिक होती है, ठीक है। यानी कि प्रेशर ज्यादा होगा तो वहीं पर यानी कि हाई प्रेशर है तो इसके अंदर जो स्पीड है एयर की वो भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट इसके अंदर दो क्वेश्चन आपस में जो बातें करिए बता रखा है कि आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड कैन ब्लो ऑफ रूफ, कि मैंने पढ़ा है कि तेज हवाएं छतों को उड़ा ले जाती है। आई वंडर हाउ, कि मैं आश्चर्य हूं कैसे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसमें हम इन्हीं क्वेश्चन के जो आंसर जानने के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बता आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हवा होती है तेज हवा घरों की छतों को उड़ा ले जाती है, ऐसा क्यों होता है, कितना उस पे जो हवा का प्रेशर होता है या हवा किस तरह से बहती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि हाई स्पीड विंड रिजल्टिंग इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर, कि तेज हवाओं के कारण वायु दाब में कमी आती है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी जो 6.6 के अंदर, तो इसके अंदर हम एक्टिविटी को जानेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो एक्टिविटी के अंदर देखो बता रखा है कि आपको क्या करना है, 2 बलून्स लेने हैं, ठीक है, सेम साइज के, इनके सेम साइज के 2 बलून्स लेने हैं और उसमें से दोनों बलून्स को आपको क्या कर लेना है, इनफ्लेट करना है, ठीक है, इनफ्लेट यानी कि फुला लेना है और फुलाने के बाद आप इसको एक स्टिंग से धागे से इसको बांध देना है टाइट, और बांधने के बाद जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है कोई भी स्टिक या रोप वगैरह इस तरह से दोनों को खुली साइज में इस तरह से आपको हैंग कर देना है। और हैंग करने के बाद इसके बीच में दोनों बलून्स के बीच में जो यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये स्पेस हो गया, इस स्पेस के बीच में आपको फूंक मारनी है यानी कि हवा भरनी है यहाँ पे, ठीक है। और फूंक मारने के बाद आपको देखना है कि जो बलून्स है बलून के साथ यानी कि क्या होता है और नोट करना है यूर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपने अवलोकन किया जो देखा। तो नाउ ब्लो हार्डर एंड ऑब्जर्व, तो आप यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे जो आप फूंक मार रहे हो वो आपके लिए कठिन होगा और फिर आप ऑब्जर्व भी करोगे कि आपने जो फूंक मारा वहां पर इससे क्या हुआ। तो when you blow between the two balloons you observe that move towards each other, तो आप जैसे फूंक मारोगे दोनों बलून के बीच में तो यहाँ पर आप एब्जॉर्व करोगे, आप देखोगे कि दोनों बलून है वो क्या है एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, इनके टच में आ रहे हैं। दिस हैपन बिकॉज, यह क्यों होता है, क्योंकि when you ब्लो एयर बिटवीन द बलून से लो प्रेशर एरिया इज क्रिएट बिटवीन दैम, कि जब आप हवा इसके अंदर डालते हो यहाँ पे जब फूंक मारते हो इसके अंदर से हवा जब गुजरती है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है इसके बीच का जो सरफेस जो एरिया सॉरी इसके अंदर बीच में जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एरिया के बीच में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है एयर का, तो हाइयर एयर प्रेशर सराउंडिंग द बलून पुशेस देम टुवर्ड्स ईच अदर, और जो हाइयर एयर प्रेशर होता है वो कहाँ होता है बलून की चारों तरफ, यानी बलून की चारों तरफ तो ज्यादा प्रेशर है एयर का और अंदर क्या है कम है, तो हमने क्या पढ़ा है हाइयर टू लोअर की तरफ जाता है, तो इसलिए दोनों आपस में टच होने की ट्राई करते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, दोनों आपस में एक पास आते हैं, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग हार्डर इंक्रीज द स्पीड at which the balloons approach each other. What can you infer from this activity? We infer that high speed winds are accompanied by a reduced air pressure, ठीक है। तो इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लोइंग है जो हार्ड कि हमने इसके अंदर जो फूंक मारा है उससे क्या होती है जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, एट द बलून अप्रोच, जो बलून है इसके अंदर तो इसके कारण क्या होता है ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि आप क्या इन्फर निकालते हो क्या निष्कर्ष निकालते हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हाई स्पीड ऑफ विंड के कारण जो स्पीड की हाई स्पीड के कारण हवा की जो बलून है वो दोनों आपस में पास पास आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है फिर जो रिड्यूस एयर प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे इसी तरह से जो घरों की छत है वो तेज हवा से उड़ जाती है। When high speed wind blow over houses, a low pressure area is created over them. A high speed wind are accompanied by a reduced pressure.
Therefore, the air pressure above the roof of the houses is lower than the pressure below them. If the pressure difference is large and the roof are weak, they may be blow away. As shown in figure 6.14a. ये जब तेज हवाएं घर के ऊपर से जब गुजरती है तो उसके ऊपर कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ में जो दाब है वो कम हो जाता है, इसलिए घरों की जो छतों के ऊपर हवा का दाब उनके नीचे के दाब से कम होता है। यदि दाब को, यानी कि जो दाब का जो अंतर है, प्रेशर का जो डिफरेंस है अधिक हो और छत कमजोर हो, तो वो छतें क्या होती है, उड़ जाती, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, और दैट इज व्हाई इट इज सेफर टू कीप्स डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स विद हाई स्पीड विंड्स। और इसीलिए यह जो उड़ जाती है, और फिर आपने देखा भी होगा कि हम लोग भी नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जब तेज हवा वगैरह चलती तो विंडो वगैरह को जैसे ओपन किया जाता है, ठीक है, ताकि घर के अंदर जैसे हवा वगैरह घुसे ना, तो उनकी प्रेशर ज्यादा ना बने। तो वही इसके अंदर बता रखा है कि जब तेज हवाएं चलने वाले तूफान के दौरान जो घरों के दरवाजे और जो खिड़कियां होती है वो खुला रखना क्या है, सुरक्षित है। और सुरक्षित है, और फिर जब वही हवा, जैसे कि अभी जो पहले हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर वाली जो हवा जो चलती है, तो खुले रखने वाली खिड़कियों को जब खुला रखा जाता है तो घर सुरक्षित होता है। और फिर जब यही हवा जो छत के ऊपर से और घर के अंदर से गुजरती है, तो घरों के अंदर और छतों के ऊपर के दाब का अंतर काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे छतों को उड़ने से बचाने में इससे मदद मिलती है। ठीक है, कि when the same wind moves over the roofs, the thought the houses, the pressure difference between inside the houses and over the roofs is reduced a large extent. This help prevent the roof from the being ब्लोन ऑफ ए शो इन फिगर 6.14b, जैसा कि 14b जो फिगर दे रखा है इसके अंदर दिखा रखा, तो आप देख सकते हो ऊपर वाला था, इसके अंदर जो दिखा रखा है कि जो क्लोज थी और ऊपर से जब हवा जाती है तो नीचे जो हवा का प्रेशर इसके अंदर दाब ज्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण जो हवा छत वीक हो जाती है तो वो उड़ जाती है। और यहाँ पे जो विंडो ओपन कर दी जाती है, डोर ओपन कर दिए जाते हैं, ओपन करने पर जो एयर का जो डिफरेंस है इसके बीच में, वो इसमें डिफरेंस के कारण जो इतना जो एयर का दबाव इसमें नहीं बनता हाई स्पीड का। ठीक है, तो जिसके कारण जो छतें होती वो बच जाती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट when high speed wind blow during storms, they are sometimes accompanied by thunder and lightning. Let us learn about them. कि आपने ये भी अनुभव किया होगा, या आपको अनुभव होगा, जब तेज हवा चलती है, तेज स्पीड से, तेज गति से बहती है तूफान के दौरान, तो यहाँ पर बारिश, सॉरी, उसके अंदर जब थंडर यानी कि गर्जन होती है और साथ में बिजली भी चमकती है। तो चलो अब इसके बारे में और ज्यादा जाने। तो अब तक हम प्रेशर के बारे में पढ़ते आए हैं कि एयर क्या होती है, एयर प्रेशर, यानी कि हाई स्पीड से लो स्पीड से कैसे क्या, तो टोटली हमने प्रेशर के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे स्ट्रॉम्स में जो थंडर स्ट्रॉम क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा साइक्लोन। ठीक है, ये सब क्या होता है। तो स्ट्रॉम्स, तूफान, थंडर स्ट्रॉम्स एंड लाइटिंग। कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि हैव यू हियर द साउंड ऑफ द थंडर एंड द सीन लाइटिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या आपने कभी गर्जन और बिजली को चमकते हुए देखा है बरसात के मौसम के दौरान। तो यस, द साउंड ऑफ थंडर इज द सो फ्राइटनिंग, कि हाँ जो साउंड है, जो ध्वनि है गर्जन की, वो बहुत ही भयानक होती है। यूजुअली देयर इज हैवी रेनफॉल टू, और साथ में उसमें बहुत तेज जो बारिश भी होती है। ठीक है, तो बारिश के दौरान ही नॉर्मली ये होता भी है। तो वह लैंड गेट हीटेड, जब लैंड जब गर्म होती है, द वार्म एंड मोस्ट एयर बीइंग लाइट राइज देयर बाय द क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया, cooler air from the surrounding high pressure area flow to take its place. Thus, so this air is turned gets heated and rises. This result is a continuous process of wind circulation. कि जब जमीन गर्म होती है तो हल्की होने के कारण जो गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब का जो क्षेत्र बनता है, आसपास के जो उच्च दाब वाले क्षेत्र से ठंडी हवा आकर उसकी जगह लेती है, और यह हवा भी गर्म होकर फिर क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। और इसके परिणाम स्वरूप जो हवा का निरंतर संचालन होता रहता है। ठीक है, इनकी प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ऊपर उठती जो हवा के फैलने से जो ठंडी हो जाती है, और फिर इसमें मौजूद जो नमी जो संघनित होकर पानी की क्या बना लेती है, बूंदे बना लेती है, जिससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ठीक है, कि एज द राइजिंग एयर एक्सपेंड्स इट कूल्स एंड मॉइस्चर इन इट्स कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट क्लाउड्स।
द वाटर ड्रॉपलेट्स मस्ट टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स, और जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है, यानी कि बूंदे होती है पानी की, ये पानी की बूंदे आपस में मिलकर क्या बनाती है, भारी बूंदे बना लेती है, जो बारिश, ओले और बर्फ के रूप में जमीन पर गिरती है। And the water droplet यानी कि heavier droplets which comes down as rain, hails and snow. The strong wind accompanied by the rain is called a storm. और तेज हवा के साथ होने वाली बारिश को हम क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, स्टॉर्म आर मोर फ्रीक्वेंट। अंडर सर्टेन कंडीशन वार्म्स एयर राइज टू great heights at that the low temperature there convert water droplets into ice particles। और भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तूफान अधिक बार आते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो गर्म हवा इतनी ऊंचाई तक उड़ती है कि वहां का जो कम तापमान होता है पानी की बूंदों को बर्फ के कणों में बदल देता है, ठीक है, इनकी आइस पार्टिकल्स बना देता है। और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पर, और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, यानी कि जो तेज हवाएं होती है जो ऊपर और नीचे की ओर बहती है, वो पानी की बूंदों के बीच में जो घर्षण होता है उसको और भी आसान कर देती है, ठीक है, इनकी जो रबिंग होता है, आपस में जब घर्षण होता है इसके बीच में, वो और भी आसान हो जाता है पानी की बूंदे जो आइस पार्टिकल्स में। यू हैव लर्न in the chapter exploring forces that when two objects are rubbed against each other they get charged in this case strong wind blowing upward and downward and rubbing against each other cause static electric charge to develop within the cloud। क्या आपको याद होगा, अपने चैप्टर जो है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में जाना होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब होते हैं तो उसके अगेंस्ट, यानी कि ईच अदर अगेंस्ट, यानी कि अपोजिट होते हैं दोनों, तो आपस में उसको रब किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है, यानी कि आवेश बनता है। और इस केस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग जो विंड है, यानी कि तेज हवाएं जो चल रही है ऊपर और नीचे की तरफ, तो उसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रबिंग हो रहा है, दोनों आपस में रब हो रही है। और रब होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है जो क्लाउड के अंदर डेवलप हो गया, ठीक है, बादल के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो गया। द पॉजिटिवली चार्ज lighter ice particles move upward and occupy the upper part of the clouds. The negatively charged heavier water droplets occupy the lower part of the clouds. Thus, a charge separation within the clouds take place. जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हल्के बर्फ के कण की ऊपर की ओर बढ़ते हैं और बादलों के ऊपरी भाग में चले जाते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो बाहरी पानी की बूंदे बादलों के निचले भाग में चली जाती है। और इस प्रकार बादल के भीतर क्या होता है, आवेश होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, सेपरेट होता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, आप देख सकते हो कि क्लाउड है और क्लाउड के अंदर यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज जो नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स जो नीचे गिरेगी जमीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से बादल के अंदर ये दो अलग अलग चार्ज बनते हैं। दस ए चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक प्लेस, इनकी जो चार्ज है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल्सो व्हेन द नेगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड मूव क्लोजर टू द ग्राउंड it causes the ground and nearby objects such as trees or buildings to become positively charged। कि यहाँ पर जब बादल का जो ऋणात्मक जो आवेश है, यानी कि जो चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे नेगेटिवली जो निचला भाग है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जमीन के करीब आ जाता है, तो जमीन और आसपास की वस्तु जैसे पेड़ और इमारतों में जो पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। नॉर्मली एयर एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड डज नॉट लेट्स अपोजिट चार्ज मीट। क्या आप जानते हो कि सामान्यतः जो हवा है वो विद्युत अवरोधक का काम करती है, ठीक है, और विपरीत आवेशों को, इनका अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनको आपस में मिलने नहीं देती। लेकिन जब जो चार्ज का जो संचय है, यानी चार्ज जो फ्लो होता है, बहुत ज्यादा ही जब चार्ज बन जाता है तो जो हवा का जो अवरोध होता है वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जिसके कारण अचानक से जो चार्ज होता है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है। और जो तेज रोशनी उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइटिंग कहते हैं, यानी कि बिजली जो चमक रही है। A sudden flow of charge takes place producing a bright flash of lighting is called the lighting. Lighting can occur as opposite charge collide within a cloud, between the clouds and between cloud and the ground. Lighting rapidly heat up the air
around it, causing the air to expand and produce a loud sound known as thunder. A storm accompanied by lightning and thunder is called thunderstorm. कि बादल के अंदर, यानी बादल के जो अंदर और बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच में जो विपरीत चार्ज के टकराने से बिजली गिर सकती है। अब जब बिजली गिरने के आसपास की जो हवा है वो तेजी से गर्म हो जाती है जब बिजली गिरती है, तो जिससे हवा फैलती है और एक तेज आवाज उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं, ठीक है, यानी कि गरज बोलते हैं। और जब यानी कि स्ट्रॉम यानी कि तूफान जब लाइटिंग और थंडर के साथ में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, थंडर स्ट्रॉम बोलते हैं। नेक्स्ट है एक स्टेप फर्दर, कि एक कदम आगे। तो देखो इसके अंदर बता रखा है यहाँ पर कि आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स आर समटाइम अकर्स इन द वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में कभी कभी छिटपुट और जो स्थानीय गरज के साथ जो बारिश हो सकती है, ठीक है, यानी बारिश होती है। तो जो पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड में इन्हें काल बोईसाखी और असम में बोरदोईसिला जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। जो थंडर और थंडर स्टॉर्म के साथ जो बारिश होती है इन इलाकों में, तो इनमें नामों से इन्हें जाना जाता है। जो ये मानसून होती है आगमन से पहले आती है। इसमें जो खरीफ फसल को जो बढ़ाने में मदद मिलती है। केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु में इन्हें आमों की फसल, ये आम के जो बारिश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये क्या करते हैं, राइपनिंग ऑफ द मैंगो, आम को पकाने में मदद करते हैं। और जो लोकल थंडर स्टॉर्म है कर्नाटक में, जो स्थानीय गरज के साथ जो बारिश होती है वो कॉफी के पौधे में विकास में मदद करती है। ये इसके अंदर जो बता रखा है। नेक्स्ट है लाइटिंग कैन डेंजर्स। जो लाइटिंग होती है यानी कि बिजली है, बिजली गिरना खतरनाक हो सकती है। इट कैन इग्नाइट फायर्स, डैमेज बिल्डिंग्स एंड कॉज सरो बर्न और डेथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये लाइटिंग होती है बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। ये इसके कारण आग लग सकती है, बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है और वो जल भी सकते हैं। वी मस्ट टेक नेसेसरी, हमें आवश्यक है प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी बरतनी, एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, और अपने आप को सुरक्षित रखना फ्रॉम लाइटिंग, बिजली गिरने से। ड्यूरिंग लाइटिंग यानी कि बिजली गिरने के दौरान स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स, कि जो लंबी वस्तुएं जैसे इमारत, पेड़ वगैरह होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। फाइंड ए लो लेइंग ओपन एरिया एंड क्राउच डाउन एंड मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, हमें एक खुला मैदान का जो इलाका है वो ढूंढना चाहिए और उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हमें नीचे जिस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है सर करके इस तरह से हमें बैठना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर जो मिनिमाइज हमें कांटेक्ट रखना चाहिए, टच नहीं करना है उसको, ठीक है, हमें अपने सिर को। तो डो नॉट लाई डाउन फ्लैट, हमें फ्लैट यानी सीधा नहीं लेटना चाहिए। अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक रोड, जो मेटेलिक रोड से बना हुआ जो अम्ब्रेला होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इफ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो तो हमें पानी से बाहर आ जाना चाहिए। अगर आप बस या कार के अंदर हो तो आप इसकी अपेक्षा के तो वहां पर कि बाहर की बजाय अंदर वहां पर आप सेफ हो, ओके। नेक्स्ट है एवर हेयर ऑफ, तो ये आपने सुना भी होगा, और ये आपने जो डायग्राम में जैसा दिखा रखा है बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटिंग कंडक्टर लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर तो यही बता रखा है। ये आपके घर में भी लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो आपने अपने स्कूल वगैरह के अंदर भी देखा होगा, जो बिल्डिंग वगैरह होती है वहां पर भी लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए, ताकि बिजली इसके ऊपर ना गिरे, ठीक है, और इसके अंदर रहने वाले लोग वगैरह के अंदर भी यहाँ पे जो सुरक्षा बनी रहे। तो लाइटिंग कंडक्टर इज ए मेटेलिक रोड इंस्टॉल अलोंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग बनाने के दौरान जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो बिल्डिंग बनाई जाती है, घर वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो एक लाइटिंग कंडक्टर होता है जो मेटेलिक रोड से बना होता है। तो उसको इसकी दीवार के अंदर जो डाला जाता है बनाते वक्त, जैसा कि डायग्राम के अंदर ये दिखा रखा है, आपको दिखाई दे रहा है जो ये वायर है इस तरह से यहाँ पे जो मेटेलिक रोड है ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इनकी रोड है, वायर तो बिल्कुल पतला होता है, तो हम इसको मेटेलिक रोड बोलेंगे। इसका जो वन एंड होता है जो पॉइंटेड एंड, ठीक है, इनकी निकुला वाला, उसको जो बिल्डिंग के ऊपर जो हाईएस्ट है, ठीक है, वहां पर लगा देंगे, जिस जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर इसमें बिल्डिंग पे लगा देंगे। और जो दूसरा एंड है उसको जो जमीन के नीचे ग्राउंड में गाड़ देते हैं। अब रोड क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है इजी पाथ, यानी कि एक अच्छा सा जो रास्ता बन जाती है अर्थ के अंदर, चार्ज को जो इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है ऊपर क्लाउड के अंदर उसको अर्थ में ट्रांसफर करने का, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है और क्लाउड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज बनता है, हम अभी ऊपर जो पढ़ के आए थे यहाँ पे जो दिखा रखा है, तो इस तरह से तो नेगेटिव चार्ज जो ऊपर आएगा तो जो रोड है इस मेटेलिक के ऊपर, तो यहाँ पे इसमें ट्रांसफर करने का एक ईजी सा जो वो मार्ग बन जाता है।
तो जिससे बिल्डिंग वगैरह डैमेज नहीं होती, हम लोग इसमें सेफ रहते हैं। नेक्स्ट आता है साइक्लोन यानी कि चक्रवात। अब तक हमने जो स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम, प्रेशर, विंड्स, इन सब के बारे में पढ़े। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है चक्रवात क्या होता है। तो देखो थंडर स्ट्रॉम्स वगैरह के अंदर तो हम ये पढ़ के आए कि स्ट्रॉम क्या होता है, तूफान, हवा वगैरह का चलना, बारिश वगैरह का साथ आना, इस तरह से। साइक्लोन में क्या होता है कि साइक्लोन के अंदर जो हवा होती है, यानी कि लो प्रेशर की हवा और हाई प्रेशर में जो विंड होती है, एक स्पीड के साथ में चलती है और चलने के बाद इनको ऊपर की तरफ उठती है। फिर जैसे जैसे अर्थ राउंड करती है, यानी कि अर्थ जैसे इस तरह से मूव करती रहती है, रोटेट करेगी तो अर्थ के अकॉर्डिंग वो रोटेट करेगी, ठीक है, गोल गोल जो घूमती है और इस तरह से चक्रवात बना देती है यहाँ पे। तो साइक्लोन आर लार्ज स्टॉर्म दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर। एज द ओशियन वाटर गेट्स heated, the warmth and the moist air above it rises. As the moist air rises, the water vapor condenses to water from raindrops. कि जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो गर्म समुद्र जल के ऊपर बनने वाले बड़े तूफान होते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे तो जैसे जैसे समुद्र का जो पानी है गर्म होता है तो उसके ऊपर गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, और जो नम हवा होती है वो ऊपर उठने से जल का वाष्प संघनित होकर जो वर्षा की बूंदे बन जाती है, इनकी बारिश की जो रेन ड्रॉप बना देती है। तो वी नो, हम जानते हैं दैट ड्यूरिंग एवोपरेशन के दौरान यानी कि वाष्पीकरण जब होता है तो उसके दौरान वाटर टेक अप हीट टू चेंज इनटू वाटर, कि वाटर होता है वो गर्म होने पर वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन दिस वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट, और जब ये वाटर होता है, वाटर वेपर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट में बनती है, तो हीट इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो हीट होती है वो वापस क्या होती है, वायुमंडल में रिलीज हो जाती है, ठीक है, वहीं पे निकल जाती है। और दिस काज फर्दर वार्मिंग of the ascending air leading to it to rise even further creating an even lower pressure। और इसके ऊपर जो उठती हवा और गर्म, जो उठती हुई जो हवा है वो हवा और गर्म हो जाती है, जिससे वह और ऊपर उठती है और दाब को भी कम कर देती है, ठीक है, लोअर प्रेशर हो जाता है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन रसेज इन एंड इट स्टार्ट राइजिंग। अब जो एयर होता है इसके चारों तरफ, यानी कि इसके जो आसपास के क्षेत्रों में जो हवा होती है वो अंदर, फिर इसके अंदर आती है और वो भी फिर ऊपर उठने लगती है। और जैसे ही पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो गति है वो भी इसी तरह से गति करने लग जाती है, यानी कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो अर्थ रोटेट करती वैसे एयर भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, कि स्पिन के अंदर जैसे डायग्राम में दिखाते हैं, दिखा रखा है। और ये जो साइकिल है ये रिपीटेड होती रहती है, यानी किसी तरह से साइकिल चलती रहती है, दोहराई जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत जो निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है, जिसके चारों ओर तेज हवाएं घूमने लगती है। बादलों, हवाओं और वर्षा की इस घूमने वाली प्रणाली को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, किसी चक्रवात कहा जाता है। कि this cycle is repeated resulting in the creation of a very low pressure area and high speed wind revolving around the spinning system of clouds winds and rain is called the cyclone। ठीक है, जैसा कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा रखा जो मैंने पहले आपको बताया, तो इस तरह से ये घूमती है। बीच में लो प्रेशर होता है हवा का, ठीक है, जो लो प्रेशर होता है यहाँ पे, फिर साइड में जो एयर होती है हाई प्रेशर होती है तो वो भी इसके अंदर आ जाती है, और इसके अंदर आके वो फिर क्या करती है, घूमना स्टार्ट कर देती है। वो फिर देखो जब घूमना स्टार्ट करती है यहाँ पे, तो फिर उसके अंदर एक सेंटर में एक पॉइंट बनता है इसके अंदर जो, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। इस साइक्लोन के अंदर द रीजन ऑफ द लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर, कि साइक्लोन के अंदर जो लोएस्ट प्रेशर होता है सेंटर का वो क्या कहलाता है, आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। एट द आई ऑफ द साइक्लोन, जो आई ऑफ साइक्लोन होती है, द विंड इज द काल्म, तो विंड इसके अंदर क्या होती है, शांत होती है, ठीक है, बिल्कुल ही। तो but the surrounding region experience strong winds and the heavy rainfall as a cyclone move from the ocean towards the land. It generate higher wind speed compared to the wind speed produced by regular thunderstorm। तो जो आई ऑफ साइक्लोन होती है तो वो उसमें हवा शांत होती है, लेकिन जो आसपास का वातावरण होता है वो क्या हो जाता है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, तो रीजन तो वहां पे वो गर्म होता है, बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग विंड। सराउंडिंग जो रीजन होता है उसके अंदर जो विंड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो स्ट्रॉन्ग होने पर उसमें क्या होता है, हैवी रेनफॉल हो जाती है। और साइक्लोन जो है वो मूव कर जाता है फ्रॉम ओशियन से लैंड की तरफ, यानी कि समुद्री इलाकों, समुद्र से फिर धरती की तरफ आता है। तो इसमें जनरेटेड होती है हाई विंड स्पीड
कंपेयर टू विंड स्पीड प्रोड्यूस बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म, यानी जो रेगुलर जो थंडरस्टॉर्म हमारे पास जो होता है धरती के ऊपर, उसके कंपैरिजन में ये और भी इसकी जो स्पीड होती है विंड की ज्यादा होती है। अगर एक बार साइक्लोन लैंड पर पहुंच जाता है तो ये किसका सोर्स बनता है, यानी कि मोस्ट एयर इसकी जो है वो कट हो जाती है और ये ग्रेजुअली लॉस कर देता है अपनी स्ट्रेंथ को, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉस हो जाती है, तो धीरे धीरे ये जो है वो कम होना स्टार्ट कर देता है। इवन एज ए साइक्लोन लॉस इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि जब साइक्लोन अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर देता है तो भाई ट्रैवलिंग ओवर लैंड, तो पूरी इसके अंदर जो लैंड के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, पूरी लैंड पे फैल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्ट होगी वो तो इसके अंदर बंद हो गई, तो इट लिव बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट कैन टेक मंथ्स एंड इवन ईयर ऑफ रिपेयर। तो यहाँ पे जब ये जाने के बाद, यानी जो साइक्लोन आता है उसके बाद चला जाता है, जाने के बाद भी ये पीछे क्या छोड़ जाते हैं, बहुत सी जो हमारे लिए आपत्तिजनक एक तरह से इनकी डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर जाते हैं, तो उसकी डिस्ट्रैक्ट करने में, यानी कि उसकी मदद वगैरह उसको सही से सुधारने वगैरह में मरम्मत वगैरह करने में हमें जो मंथ और जो सालें भी लग जाती है कई तरह से, ठीक है, जैसे घर वगैरह तोड़ जाते हैं, पेड़ वगैरह, सड़क वगैरह, इस तरह से यहाँ पे तो जो नुकसान होता है उस नुकसान के लिए हमें कई महीने और सालें लग जाती है रिपेयर करने में। तो साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिव, जो साइक्लोन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन साइक्लोन, यानी कि 2020 के अंदर जो अपन साइक्लोन आया था, तो वो बहुत ही इसकी जो पिक थी विंड की, जो हवा की जो स्पीड थी वो क्या थी, 270 किलोमीटर पर आवर थी। स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग ए साइक्लोन पुश ओशियन वाटर टुवार्ड्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है साइक्लोन के दौरान वो ओशियन वाटर को अंदर जो पुश कर जाती है, ठीक, उस पानी के अंदर चल जाती है, और जो शोर एंड क्रिएटिंग वॉल ऑफ वाटर दैट कैन बी हाई एट 3 to 12 मीटर, और फिर जो वाटर की जो वॉल होती है उसके अंदर जो क्रिएट करती है जो पानी होता है, फिर वो 3 से 12 किलोमीटर तक ऊपर, 3 से किलोमीटर नहीं, 3 से जो 12 मीटर होता है इतने हाइट तक हो सकता है ऊपर। तो दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लोड कोस्टल एरिया एंड इवन एरिया फॉर फ्रॉम द सी, और फिर ये जो वाटर होता है ये बाढ़ ला सकता है, ठीक है, फ्लड ला देता है कोस्टल एरिया, यानी कि समुद्र के पास जो लोग रह रहे हैं उन पे, और साथ में जो समुद्र के साथ में जो फैला हुआ इलाका है दूसरा उसके आसपास वाला इलाका है वहां तक भी ये बाढ़ पहुंच जाती है। द हैवी रेनफॉल विच अकम्पनाइज ए साइक्लोन मे कॉज रिवर टू ओवरफ्लो एंड कैन ऑल्सो ट्रिगल लैंड स्लाइड्स, कि ये जो हैवी जो भारी बारिश आती है, भारी जो बारिश होती है उसके साथ ही जो साइक्लोन आता है, तो ये बाढ़ के साथ साथ इसमें क्या होता है, जो रिवर्स होती है नदियाँ होती है उसको भी ओवरफ्लो कर देती है, नदियों में जो उफान आ जाता है, और साथ में क्या होती है लैंड स्लाइड्स भी होती है, यानी कि जो भूस्खलन भी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि जैसे जमीन धस जाती है, पर्वत वगैरह ये सब गिरना स्टार्ट होता है इस तरह से। तो इसको जो भूस्खलन बोलते हैं, कि हम कहते हैं पान ज़्यादा बारिश हो गई, जो धरती वगैरह नीचे की तरफ जैसे जमीन धस गई इस तरह से। तो सी वाटर दैट रसीज इनलैंड कैन कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एंड डैमेज फार्मलैंड, जो सी वाटर होता है जो समुद्री पानी होता है उसका ज़्यादा आने पर धरती के ऊपर जब वो आता है तो उसके कारण जो हमारे पीने वाला पानी है वो भी दूषित हो जाता है, और साथ में भी डैमेज करता है खेती को भी। द सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सोयल लेस फर्टाइल, जो सी वाटर होता है सी वाटर के अंदर जो सोल्ट होता है वो मिट्टी को उर्वरता को कम कर देता है और साथ में क्रॉप को भी प्रभावित करते हैं। रोड में भी ब्लॉक जो ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं रोड, जो सड़कें होती है ड्यू टू फॉलन ट्री, पेड़ के गिरने से डेब्रीज गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरिया, और उसके साथ ही जो अफेक्टेड एरिया वगैरह हो जाते हैं वहाँ पर पहुँचने में फिर हमें डिफ़िकल्टी भी होती है। पावर आउटेज, जो बिजली होती है वो कट जाती है, कैन लास्ट 4 डेज इन दिन के दौरान, और डिस्ट्रैक्टिंग इमरजेंसी सर्विस एंड डेली लाइफ, और ये हमारी जो डेली लाइफ होती है और इमरजेंसी सर्विस होती है उसमें भी फिर बाधा बन जाती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन, साइक्लोन के दौरान हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेट ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियोडिक अलर्ट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें जो वेदर इनकी मौसम के रिपोर्ट्स और जो पीरियोडिक अलर्ट वगैरह है इन सबको अपडेट रह इनकी जो अपडेट है वो लेते रहना चाहिए, हम इसकी जानकारी लेते रहना चाहिए, जुटाते रहना चाहिए जो जानकारी है। एंड वार्निंग इशू बाय द इंडिया
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी है, वो जो इशू करते हैं वार्निंग वगैरह, उसके बारे में हमें भी जानकारी लेनी चाहिए। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, मॉनिटरिंग जो सैटेलाइट है मौसम को, उसको हम धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसके कारण टुडे वी कैन ट्रैक साइक्लोन एंड प्रिडिक्ट देयर पाथ, कि हम साइक्लोन को ट्रैक कर सकते हैं, उसके साइक्लोन के आने के बारे में इनकी पहले से ही हमें अनुमान लग जाता है, ठीक है, उसके द्वारा हमें बता दिया जाता है कि साइक्लोन कब आएगा, कब आने वाला है। तो हेल्पिंग अस रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, और उसके साथ ही ये हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी में होने वाले नुकसान को भी कम कर देता है। सर्वल नेशनल एंड इंटरनेशनल, कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, वर्क टुगेदर मॉनिटरिंग साइक्लोन रिलेटिंग डायस्टर, कि जो मॉनिटरिंग जो साइक्लोन से रिलेटेड है उन सब पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इफ़ यू लाइव इन ए साइक्लोन प्रोन एरिया, अगर आप साइक्लोन से प्रोन एरिया में जहाँ पे साइक्लोन आता है, ठीक है, उस एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो कीप एन इमरजेंसी किट रेडी विद एसेंशियल आइटम, तो आपको अपनी इमरजेंसी आपातकालीन जो किट है उसको तैयार रखना चाहिए, और उसके अंदर जो एसेंशियल जो आवश्यक सामान है उसके साथ। ड्यूरिंग ए साइक्लोन, साइक्लोन के दौरान क्विकली मूव टू ए नियर बाई डेस्टिनेटेड साइक्लोन सेंटर, कि आपको जो डेस्टिनेटेड जो साइक्लोन सेंटर है, आवास है, वहां पर चले जाना चाहिए, ठीक है, जहां पर आपकी सुरक्षा के लिए जो स्थान बनाए गए हैं वहां पर आपको मूव कर देना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट अस वर्क में यहाँ पर इसमें बता रखा है वो जो हम चैप्टर में पढ़ के हैं कि वार्म एयर राइजेज क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया, की गर्म हवा जो ऊपर उठती है तो लो प्रेशर एरिया बनाती है, और जो ठंडी हवा जब होती है तो उसके अंदर लो प्रेशर जो रस्सीज टू ऑक्यूपाई करती है तो लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना इसके अंदर। चैप्टर बहुत ईजी सा था क्योंकि आपकी लाइफ से कनेक्टेड था, आपने देखा भी है, पर साइंस हमारी जो पूरी लाइफ से कनेक्टेड होती है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर या फिर अर्थ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर साइंस इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जब कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं और उसको पहले से ही हमने देखा है या अनुभव किया है तो वो इजी से समझ में आ जाता है, और फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इजीली से हम कर सकते हैं। तो साइंस के अंदर अगर आप कोई भी जो चैप्टर है उसके अंदर, तो आपको चैप्टर की रीडिंग जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर चैप्टर का जो रीडिंग लगाई है, चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया है, एक्सप्लेन कर लिया, तो वहाँ पर आपको चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको करने में डिफिकल्टी नहीं होगी, और इजीली से आपको लर्न भी हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी अच्छे से उसमें गेन हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।